अध्याय 0071 नई सड़क अध्याय 0071 नई सड़क। विरासत के मनके के अंदर क्या है? सु मेयाओ ने चेन जियांग को इतना खुश देखकर जल्दी से पूछा। हे ये रिफाइनर का स्क्रॉल है और इसमें रिफाइनर का कुछ अनुभव भी है। चेन जियांग हंसा। रिफाइनरों की मांग कीमियागरों की मांग से कहीं ज्यादा थी और निम्न स्तर के रिफाइनर तो हर जगह मिल जाते थे, लेकिन कुछ ही ग्रैंड रिफाइनर थे जो दुर्जेय उपकरणों को रिफाइन करने में सक्षम थे। ये लोग कीमियागरों जैसे ही प्रतिष्ठित थे, लेकिन जब चेन जियांग ने उस रिफाइनर स्क्रॉल को देखा तो उसे अचानक पूरा यकीन हो गया कि इससे वह एक जबरदस्त रिफाइनर बन जाएगा। हालांकि उसे इसमें कीमिया से भी ज्यादा अभ्यास करना होगा। सु मेयाओ ने विरासत का मनका लिया और एक नजर डालने के बाद उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभर आई। ये वास्तव में एक अच्छी चीज है। वास्तव में शानदार ग्रेड के हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक ट्यूटोरियल है। इसके अलावा कई योजनाबद्ध हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवर की खाल पर क्या चित्रित है? यह एक नक्शा है, सु मेयाओ ने कहा, और उसी समय उसने विरासत का मनका बाई यूयू को सौंप दिया ताकि बाई यूयू उसे देख सके। कौन सा नक्शा? चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। एक नक्शा है जो एक जड़ी बूटी के बगीचे की ओर ले जाता है, लेकिन इस बगीचे को खोलने के लिए आपको एक चाबी की आवश्यकता है और इस चाबी को बनाने की विधि विरासत में मिली मनके के अंदर है, सु मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने क्षण भर पहले अपने मन में आई सारी जानकारी को जल्दी से खंगाला और जल्द ही चाबी को परिष्कृत करने की विधि खोज ली। आवश्यक सामग्री तो आसानी से मिल गई, लेकिन चाबी पर जटिल आत्मा शिराओं को उकेरना सबसे मुश्किल काम था। चाबी मेरे हाथ में है, नक्शा खोलते समय गिर गई थी। बाई यूयू ने अपनी सफेद हथेली फैलाई तो उसे एक छोटी सी उंगली जितनी छोटी चाबी दिखाई दी जो सुनहरे पैटर्न से ढकी हुई थी। वे आत्मा शिराएं विचित्र शक्ति उत्पन्न कर रही थीं और ये पैटर्न अनगिनत शोधकों द्वारा कई वर्षों के शोध के बाद ही बनाए गए थे। सभी उपकरणों में आत्मा शिराएं होनी चाहिए, अन्यथा वे एक साधारण श्रेणी के उपकरण मात्र रह जाएंगे। चेन जियांग की ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर और बाहर कई जटिल आत्मा शिराएं थीं और यही कारण था कि ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस में वह विचित्र शक्ति थी। संपादक का नोट: फ्लेम ड्रैगन ब्रिलियंट फनेस को बदलकर ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस कर दिया गया है। हम पिछले अध्यायों में भी इसे बदल देंगे जब हम उन तक पहुंच जाएंगे। असुविधा के लिए खेद है। स्केप्टिकल स्माइली फेस। ज्यादातर स्पिरिट वैन्स सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी ही आगे बढ़ते हैं और अगर स्पिरिट वैन्स को उपकरणों पर उनके शोधन के दौरान ठीक से उकेरा गया हो तो उसे सफल माना जा सकता है। यह इतना मुश्किल नहीं है और इसीलिए कई शोधक भी हैं। ऐसा लग रहा है कि यह चीज कई साल पुरानी है और अगर बगीचा अभी भी वहाँ है तो शायद वहाँ बहुत सारी परिपक्व स्पिरिट जड़ी बूटियां होंगी। सु मेयाओ हंसा। चेन जियांग ने सिर हिलाकर पूछा, ये जड़ी बूटी का बगीचा कहाँ है? ये चरम मार्शल संप्रदाय के रास्ते में है, इसलिए लगता है आपको चरम मार्शल संप्रदाय के लिए जल्दी निकलना होगा। अगर इस हर्बल गार्डन में बहुत सारी आत्मा जड़ी बूटियां हैं तो आपको नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, सु मेयाओ ने कहा। अंततः चरम मार्शल संप्रदाय में जा रहा हूँ। चेन जियांग थोड़ा उत्साहित था। मैं अब वापस जाऊंगा और सब कुछ निपटाऊंगा और अपने पिता को विदाई दूंगा। चेन परिवार में लौटने के बाद चेन जियांग सबसे पहले चेन तियानहू के पास गई और चेन जियांग को सुरक्षित और सही सलामत वापस देखकर चेन तियानहू ने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ तुम वापस आ पाए, चेन तियानहू ने स्नेह भरे चेहरे से कहा। पिताजी, आपकी त्वचा का रंग काफी सुधर गया है। यह एक विषहरण डैन है, इसे लेने के बाद आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चेन तियानहू की ओर एक बोतल फेंक दी। जियू दूजी से मिली यह डैन बोतल ज्यादातर जहरों को दूर कर सकती है। चेन तियानहू ने यह नहीं पूछा कि चेन जियांग जियूडू गैंग से कैसे निपटता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर चेन जियांग दवा वापस ला सके तो जियूडू गैंग खत्म हो जाएगा। वह चेन जियांग के काम करने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ था। पिताजी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। और यद्यपि चेन जियांग ने यह बात मुस्कुराते हुए कही, लेकिन उसके दिल में वह बहुत दुखी था। चेन तियानहू ने हल्की सी आह भरी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपको जाना चाहिए क्योंकि वहाँ आप अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर पाएंगे और हमारे चेन परिवार को किंग शहर में पैर जमाने की अनुमति देकर आपने पहले ही परिवार के लिए बहुत योगदान दिया है। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। चेन जियांग खड़ा हुआ, चेन तियानहू की ओर चला और उसे गले लगा लिया। तुम बड़े हो गए हो, मुझे बहुत राहत मिली है। अपना ख्याल रखना। चेन तियानहू पूरी तरह से उदास था। उसने चेन जियांग की पीठ थपथपाई, लेकिन उसे पता था कि चेन जियांग के उन मार्शल आर्ट्स संप्रदायों में जाने के बाद हो सकता है कि वह कई सालों बाद ही वापस आए। चेन जियांग ने चेन तियानहू को कुछ नश्वर स्तर के उच्च श्रेणी के दान दिए, फिर चेन परिवार को छोड़कर सीधे दान राजा हॉल की ओर दौड़ पड़े, जिसके बाद उन्होंने चेन लुझोंग और मेंगबो को विदाई दी और चरम मार्शल संप्रदाय की ओर प्रस्थान किया। विदा लेते समय चेन जियांग को थोड़ा उदासी महसूस हुई, लेकिन वह भविष्य में उनसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक भी था, क्योंकि उसका मानना था कि उस समय उसके पिता और पूरे चेन परिवार के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। चेन जियांग ने दूर से किंग सिटी को देखा और सांसारिक दुनिया के सबसे शक्तिशाली शहरों में से एक, जहां कई शक्तिशाली विशेषज्ञ रहते हैं, को देखकर उसके दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ आईं। क्योंकि हालांकि शहर के अंदर कई विशेषज्ञ थे, लेकिन उन मार्शल आर्ट संप्रदायों की तुलना में उन्हें कुछ भी नहीं माना जा सकता था। जियांग सियन, मैं आ रहा हूँ।
10,000 ली चेन जियांग तक फैली दूर की पर्वत श्रृंखला को देखते हुए उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और भयंकर रूप से सरपट दौड़ने लगा। अगर वह चरम मार्शल संप्रदाय में जाना चाहता था तो उसे पहाड़ी जंगल से होकर गुजरना पड़ता जहां बड़ी संख्या में राक्षस जानवर रहते थे। यह एक लंबा और खतरनाक रास्ता था, लेकिन अगर वह जंगल के दूसरी ओर सुरक्षित पहुंच जाता तो वह उस जगह पहुंच जाता जहां आत्मा की प्रचुर मात्रा में होती, और यही उन मार्शल आर्ट संप्रदायों का स्थान है, धर्मनिरपेक्ष दुनिया और सभी मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के एकत्र होने का स्थान। एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग किया गया था और कोई भी कमजोर व्यक्ति जो इस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करेगा उसका अंत हो जाएगा। मियो बहन, उस ड्रैगन स्लेयर दिव्य मार्शल स्किल पर शोध कैसा चल रहा है? क्या ये कारगर है? चेन जियांग ने पूछा, क्योंकि अब वह और भी शक्तिशाली मार्शल स्किल सीखना चाहता था। निश्चिंत रहो, मेरे और बड़ी बहन के इस किताब पर पूरी तरह से शोध करने तक इंतजार करो और उस समय हम तुम्हें पिछली ड्रैगन मार्शल तकनीक फिर से सीखने का तरीका बताएंगे, इसलिए चिंता मत करो, सु मेयाओ ने जवाब दिया। इन दो रहस्यमय सुंदरियों को साथी के रूप में पाकर चेन जियांग बहुत खुश था और वे उसके शिक्षकों के बराबर थे, हमेशा धैर्यपूर्वक उसका मार्गदर्शन करते थे और यहाँ तक कि साधना के दुखों पर विजय पाने में भी उसकी मदद करते थे। चेन जियांग ने हर्बल गार्डन का रास्ता पहले ही याद कर लिया था और जब वह एक बड़े पहाड़ के समान जंगल के टुकड़े में प्रवेश कर गया तो उसके लिए मार्ग का प्रारंभिक बिंदु ढूंढना बहुत आसान था, क्योंकि उसके सामने एक लौकी के आकार का पहाड़ मौजूद था जो पहला मार्ग चिन्ह था। उस जड़ी बूटी के बगीचे को जल्दी ढूंढने के लिए चेन जियांग ने वर्मिलियन बटरफ्लाई विंग्स का इस्तेमाल किया और अपने पंख फैलाकर आसमान में ऊंचाई तक उड़ गया। उसकी वर्मिलियन बटरफ्लाई ट्रूची पहले ही एक ठोस रूप ले चुकी थी और इस तरह संपीड़न के बाद उसकी ट्रूची कहीं अधिक जीवंत हो गई थी, इसलिए उसे अपनी ट्रूची के अचानक समाप्त होने की चिंता नहीं थी। किसी को भी आकाश में उड़ते हुए न देख लेने के लिए चेन जियांग बादलों की परतों में घुस गया और उसके अंदर छिप गया। उसकी उड़ने की गति बहुत तेज थी और अचानक वह उस पहाड़ी जंगल की गहराई में पहुंच गया। इसके अलावा इस तरह वह कुछ राक्षसी जानवरों से भी बच सकता था, और हालांकि उसे राक्षसी जानवरों से डर नहीं था, फिर भी रास्ते में आने वाली कुछ समस्याओं से बचना उसके लिए काफी सुविधाजनक था। हर्बल गार्डन का स्थान बहुत खतरनाक था और पर्वत श्रृंखला के अंदर की एक छोटी सी घाटी में छिपा हुआ था। चेन जियांग 3 दिनों से सड़क पर भागता हुआ आ रहा था और इतने समय के बाद ही उसे वह पहाड़ी घाटी दिखाई दी, लेकिन उस पहाड़ी घाटी के अंदर कुछ भी नहीं था। चेन जियांग आकाश से नीचे उतरा और पर्वतीय घाटी के अंदर आ गिरा, और यद्यपि इस स्थान का दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन पर्वतीय घाटी के बाहर जहरीली गैसें फैली हुई थीं और साथ ही विभिन्न प्रकार के जहरीले खरपतवार भी मौजूद थे। पहाड़ी घाटी के अंदर एक गुफा थी जो नक्शे पर दिखाई दे रही थी, और चेन जियांग ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर उस गुफा को ढूंढ लिया, लेकिन ये गुफा ऊंची ऊंची घासों से ढकी हुई थी। उसने एक लंबा चाकू निकाला और उन घासों को काट डाला, फिर सावधानी से गुफा में घुसा और रोशनी के लिए एक टॉर्च निकाली। ये जगह छिपी हुई है, अगर इसका कोई नक्शा न होता तो इसे ढूंढना वाकई मुश्किल होता। चेन जियांग बुदबुदाया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हर्बल गार्डन गुफा के अंदर क्यों है। गुफा की गहराई में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग का रास्ता एक लोहे के दरवाजे से अवरुद्ध हो गया और उसने उसे खोलने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो वह उस लोहे के दरवाजे को हिला नहीं पाया। इसके अलावा चाहे उसने लोहे के दरवाजे पर कितनी भी ताकत लगाई हो, गुफा जरा भी नहीं हिली, और अगर वह किसी साधारण पहाड़ पर हमला कर रहा होता तो वह कब का बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर गया होता। ये दरवाजा तुम्हारी शक्ति को सोख रहा होगा। सच कहूं तो इसे खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल करो, सु मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने जल्दी से दरवाजे का चाबी वाला छेद ढूंढ लिया। उसने चाबी डाली, उसे घुमाया और कचा की आवाज सुनी। लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, अंदर से बाहर एक चमकदार रोशनी चमक उठी। लोहे के गेट के खुलने के साथ ही चेन जियांग अंदर का दृश्य देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। अध्याय 0072 बड़ी फसल। अध्याय 0072 बड़ी फसल। लोहे के फाटक के अंदर अप्रत्याशित रूप से घोर अंधकार में पर्वतीय ढलान नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत यह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक वृक्षों से भरी हुई थी, और यह सुंदर पर्वतीय घाटी उज्ज्वल प्रकाश से जगमगा रही थी। सु मेयाओ और बाई यूयू जल्दी से बाहर आ गए, और ये देखने के बाद उनके चेहरे पर भ्रम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यहाँ की सभी आत्मा जड़ी बूटियां 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। सु मेयाओ ने कहा, 1000 साल पुराना जिनसिंग, 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक घास, 1000 साल पुरानी गहन आध्यात्मिक जिनसिंग, 1000 साल पुरानी धरती की आध्यात्मिक घास। हालांकि इनमें से कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सहायक प्रकृति की थीं, लेकिन आखिरकार वे 1000 साल से भी अधिक पुरानी थीं, और अब इनमें से कई एक बड़े शलजम की तरह दिखती थीं। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि ऐसी जड़ी बूटियां सैकड़ों की संख्या में थीं। यहाँ लगभग 20 मेटल स्पिरिट फ्रूट्स हैं और 1000 वेन फ्रूट्स हैं, और 100 से अधिक पर्पल स्पिरिट फ्रूट्स भी हैं। धत तेरे की, पिताजी सपना तो नहीं देख रहे? चेन जियांग आश्चर्य से जोर से चिल्लाया, और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह लगातार उत्साहित था। हालांकि बैंगनी स्पिरिट फ्रूट धातु स्पिरिट फ्रूट जितना कीमती नहीं था, फिर भी यह बाजार में बहुत महंगे दामों पर बिकता था, क्योंकि यह एक प्रकार की स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने में इस्तेमाल होने वाली मुख्य जड़ी बूटियों में से एक थी। हुन्फ, तुम इतनी सी रकम से इतने खुश क्यों हो? कितने बदतमीज हो, बाई यूयो ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि दोनों बहनों की उत्पत्ति असाधारण है, और बेशक आपकी नज़र में ये चीजें कुछ भी नहीं है,
लेकिन फिलहाल मेरे लिए ये सब खजाने के समान हैं। जल्दी से मेरी मदद करो और ये सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तोड़ लो। ये मेरे लिए स्पिरिट लेवल डैन बनाने के लिए काफी होंगी, चेन जियांग ने उत्साह से कहा। फिलहाल उसे स्पिरिट लेवल डैन बनाना नहीं आता था और वह जानता था कि वह कई बार असफल होगा, लेकिन इस जड़ी बूटी के बगीचे में कई सहायक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, जिनसे उसके काफी पैसे बच सकते थे। केवल चेन जियांग जैसा कोई व्यक्ति ही 2 अद्वितीय सुंदरियों को खेत में काम करवा सकता था, जिसके कारण सू मेयाओ और बाई यूयू भी मन ही मन उससे घृणा करने लगे थे। मैं मर्द नहीं हूँ और यह सुंदरी दर्द सहने की आदी है, लेकिन गंदे काम करने की नहीं। ये शब्द सू मेयाओ के मुंह से निकले, फिर भी उसने 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी उन जड़ी बूटियों को चुनना शुरू कर दिया। हुन्फ, बहुत ज्यादा बातूनी मत बनो, बाई यूयू ने खर्राटे लिए, जिससे चेन जियांग तुरंत चुप हो गया, क्योंकि वह इस ठंडी सुंदरता को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सका। आधे दिन के समय के बाद इस जड़ी बूटी के बगीचे में मौजूद हजारों साल पुरानी अधिकांश जड़ी बूटियों की कटाई कर ली गई थी और उन्हें सू मेयाओ और बाई यूयू के निवास के भीतर भंडारण घेरे में रख दिया गया था। मेरे पास 120 बैंगनी स्पिरिट फल, 20 से अधिक धातु स्पिरिट फल और 1000 नस फल हैं, जो फाउंडेशन बिल्डिंग डैन बनाने के लिए काफी होंगे। चेन जियांग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग डैन न केवल सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए उपयोगी था, बल्कि सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके लोग भी इसे लेते थे, क्योंकि यह गोली उनकी शक्ति का स्तर बढ़ा सकती थी। इसलिए यह एक बहुत ही उपयोगी गहन स्तर का डैन था। संपादक, अगर डैन और अन्य चीजों के नाम बदल जाएं, तो कृपया हमें माफ कर दीजिए। पिछले अध्यायों में भी नाम बदल दिए जाएंगे जब हम उन तक पहुंचेंगे। उच्च श्रेणी का स्पिरिट लेवल ट्रू एलिमेंटल डैन पहले से ही बहुत कीमती माना जाता था, और प्रोफाउंड लेवल डैन तो स्पिरिट लेवल से भी एक ग्रेड ऊपर था। हालांकि चेन जियांग फिलहाल इस बात को लेकर चिंतित नहीं था कि वह इसे परिष्कृत करने में सक्षम है या नहीं, क्योंकि उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन को परिष्कृत करना सीखने में ही उसे लंबा समय लगेगा। प्रोफाउंड लेवल डैन को परिष्कृत करने की तो बात ही छोड़ दें। जड़ी बूटी के बगीचे में कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां विकास के दौर में थीं, और ये सभी सहायक जड़ी बूटियां सैकड़ों वर्ष पुरानी थीं। चेन जियांग को इन्हें तोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही लाखों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। इसके अलावा वे सभी बहुत बड़ी थीं। इस जड़ी बूटी के बगीचे में कई शक्तिशाली संरचनाएं हैं, जो न केवल इस मोटी चट्टान से सूर्य की रोशनी को अंदर आने देती हैं, बल्कि बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को भी एकत्रित करती हैं, जिससे ये बगीचा इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को उगा पाता है। ऐसा लगता है कि इसे बनाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से नश्वर मार्शल जगत को छोड़कर आया होगा। सू मेयाओ ने इस खूबसूरत पर्वत श्रृंखला को देखते हुए कहा। नश्वर मार्शल वर्ल्ड को छोड़ने का मतलब था कि उनके पास अंतरिक्ष को भेदने की शक्ति थी। चेन जियांग भी मन ही मन इसके लिए तरस रहा था, लेकिन अगर वह उस अवस्था तक पहुंचना चाहता था तो उसे नहीं पता था कि वह किस वर्ष या महीने में उस स्तर तक पहुंचेगा। चेन जियांग, यहाँ तुम आराम से रहकर शांतिपूर्वक साधना कर सकते हो और नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर सकते हो। साधना पूरी होने के बाद तुम फिर से चरम मार्शल संप्रदाय के लिए रवाना हो सकते हो, बाई यूयू ने कहा, जो एक उच्च और शक्तिशाली महारानी की तरह लग रही थी और सुनहरी आभा से जगमगाती पोशाक पहने हुए थी, जिस पर हल्की धूप पड़ने पर वह भव्य और सुरुचिपूर्ण प्रतीत हो रही थी। चेन जियांग ने ये पोशाक उसके लिए खरीदी थी। इतना ही नहीं, उसे इसे पहनना बहुत पसंद था, और अब जब वह और सू मेयाओ इन खूबसूरत कपड़ों को पहनकर धूप का आनंद ले रही थीं, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। हालांकि अगर यह आखिरी उपाय न होता तो वे उस घेरे के अंदर नहीं रहना चाहती थीं। चेन जियांग को अब सच्ची ची के अन्य 3 गुणों के रूपों को ठोस रूप देने के लिए भारी मात्रा में सच्ची ची की आवश्यकता थी, और यह ज्ञात होना चाहिए कि उसने एक 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के अभ्यासी को निगल लिया था, लेकिन वह अपनी सच्ची ची के केवल 2 गुणों का ही निर्माण कर पाया था। अब यह विचार करना चाहिए कि उसे अन्य 3 गुणों को उनके रूपों में बदलने के लिए कितनी सच्ची ची की आवश्यकता थी। इस जड़ी बूटी के बगीचे में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रचुर थी, और इसके अलावा चेन जियांग के शरीर में यिन और यांग की दिव्य नसें भी मौजूद थीं। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कल्पना की कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा के एक ऐसे सागर में है जो लगातार ऊर्जा को सोख रहा है। इन सब के बावजूद भी उसे नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। अब चेन जियांग को समझ आ गया था कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में नश्वर मार्शल रिंग के 9वें स्तर में प्रवेश करने वाले लोग बुढ़ापे में क्यों होते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आत्मा क्यूई बहुत कम है। अब आपको सीखना शुरू करना चाहिए कि सच्चे क्यूई दान को कैसे परिष्कृत किया जाए। दिन के समय आपको उन्हें परिष्कृत करना चाहिए और रात में आपको उन दानों को खाना चाहिए। जब आप इसकी शक्ति को पचाते हैं तो आपको आत्मा क्यूई को भी अवशोषित करना चाहिए। सू मेयाओ ने कहा, जिन्होंने फिर सच्चे क्यूई दान को परिष्कृत करने का अपना अनुभव चेन जियांग को देना शुरू किया। ग्रैंड एलिमेंटल डैन एक उच्च श्रेणी का नश्वर स्तर का डैन था, जो बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई उत्पन्न करने में सक्षम था और इस प्रकार साधना की गति में सुधार करता था। सच्ची क्यूई डैन ग्रैंड एलिमेंटल डैन से कहीं बेहतर था, क्योंकि यह एक निम्न श्रेणी का आत्मा स्तर का डैन था और मार्शल आर्ट संप्रदायों में सबसे लोकप्रिय डैनों में से एक भी था। ट्रू एलिमेंटल डैन एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट लेवल डैन था, जो ट्रू ची उत्पन्न करने में सक्षम था, लेकिन ये ट्रू ची डैन से कहीं अधिक महंगा था और आम लोग इसे वहन भी नहीं कर सकते थे। सच्चे क्यूई दान के लिए सिर्फ एक मुख्य जड़ी बूटी की जरूरत होती है, और वह है बैंगनी स्पिरिट फल।
चेन जियांग के पास इस समय 120 से ज्यादा जड़ी बूटियां थीं और साथ ही ढेर सारी सहायक स्पिरिट जड़ी बूटियां भी थीं जो आमतौर पर सिर्फ 500 साल पुरानी होनी चाहिए थीं। लेकिन अगर 1000 साल पुरानी सहायक जड़ी बूटियों से दान को परिष्कृत किया जाए तो बस थोड़ी सी मात्रा की जरूरत होगी और यह काफी किफायती भी होगा। चेन जियांग ने गहरी सांस ली और सू मियाओ द्वारा दिए गए रसायन शास्त्र के ज्ञान को आत्मसात करने लगा। इसके बाद उसने जड़ी बूटियों को छांटना शुरू किया, प्रत्येक समूह को दूसरे से अलग किया और इससे उसे पता चलेगा कि उसने शुरुआत से अब तक कितनी बार असफलता का सामना किया है। चेन जियांग ने अपना ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस निकाला और बाई यूयू तुरंत एक दूर जगह पर चली गई जहां वह चुपचाप सू मियाओ से बातें कर रही थी क्योंकि उनका बहन जैसा रिश्ता बहुत गहरा था। हालांकि बाई यूयू स्वभाव से थोड़ी रूखी थी लेकिन वह चेन जियांग और सू मियाओ के प्रति बहुत स्नेह रखती थी, पर अगर कोई और होता तो वह उन पर ध्यान देना तो दूर उनसे बात भी नहीं करती। चेन जियांग ने शुरुआत करने के कुछ ही देर बाद वह असफल हो गया और ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन भट्टी से बैंगनी धुआं फूट पड़ा। दूसरी कोशिश में वह फिर से असफल रहा और 10वीं कोशिश तक। उसके बाद ही वह मध्यवर्ती रसायन विज्ञान के चरण में पहुंचा और इस चरण में उसे सभी जड़ी बूटियों को हर्बल पाउडर में पकाना था और हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई को मिलाना शुरू किया। लेकिन इस चरण में वह फिर से असफल रहा। धिक्कार है, ये बैंगनी स्पिरिट हर्ब तो पूरे गुच्छे को खराब करने वाले एक खराब सेब की तरह है। मैं हमेशा असफल रहता हूँ और यह बैंगनी स्पिरिट फ्रूट ही मेरी सारी मुसीबत की जड़ है। चेन जियांग ने शिकायत भरे लहजे में बड़बड़ाया। दूर खड़ी सू मियाओ खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, उच्च स्तरीय दान की मुख्य और सहायक जड़ी बूटियों में परस्पर क्रिया होना अपरिहार्य है और दान का स्तर जितना ऊंचा होगा परस्पर क्रिया उतनी ही स्पष्ट होगी और उसका समाधान करना उतना ही कठिन होगा। बस यही आपका काम है कि आप इसकी पड़ताल करें। सू मियाओ को अपनी रसायन विद्या की प्रतिभा पर बेहद गर्व था, लेकिन इस विलक्षण प्रतिभा वाले चेन जियांग के आने के बाद उसे दुगना बोझ उठाना पड़ा। लेकिन अब चेन जियांग की असफलता के भाव को देखकर वह खुशी से हंस रही थी। चेन जियांग ने सब कुछ एक तरफ रख दिया और उस आकर्षक सू मियाओ के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान को देखते हुए उसने मन ही मन अपने दिल में कोसा, मियाओ बहन, तुम कितनी बार असफल हुई? चेन जियांग ने पूछा, क्या आप मेरी याददाश्त की परीक्षा ले रहे हैं? मेरी याददाश्त तो एकदम साफ है और मैंने 72 बार कोशिश की थी, सू मियाओ ने कहा। और हालांकि वह इतनी बार असफल हुई थी फिर भी वह इस संख्या से बहुत संतुष्ट थी। ये तो सबको पता ही होगा कि दूसरे रसायन शास्त्री अगर 100 बार से ज्यादा असफल नहीं हुए होते तो वे सच्चे ची दान को परिष्कृत करना सीखने का दावा करने में भी शर्म महसूस करते। अध्याय 0073 सफल। अध्याय 0073 सफल। चेन जियांग ने मन ही मन बुदबुदाया, मैं तुम्हें अभी खुश रहने दूंगा, मेरा इंतजार करो और मैं तुम्हें निश्चित रूप से हंसने से रोक दूंगा। उसने एक पल आराम किया और फिर परिष्करण का काम जारी रखा, लेकिन इस बार उसने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसने अपने पिता द्वारा दी गई अपनी घटिया काली रासायनिक भट्टी को निकाला। ओह, ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करने से आपका समय बचेगा, अन्यथा आप एक दिन में एक बार भी शोधन पूरा नहीं कर पाएंगे, सू मियाओ ने कहा। आपको मेरी भावनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई यूयू ने कहा, क्योंकि उसने सोचा था कि चेन जियांग चिंतित थी कि वह फ्लेम ड्रैगन की अजीबोगरीब सांस के संपर्क में नहीं आ पाएगी। उसके बाद से चेन जियांग ने दोनों सुंदरियों पर फिर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरे समर्पण के साथ उसने दान को निखारना शुरू कर दिया। रात के समय एक खूबसूरत कोमल चांदनी उस विशेष सरणी से होकर मोटी चट्टानों को भेदती हुई हर्बल गार्डन में पहाड़ी ढलान पर चमक रही थी। सू मियाओ और बाई यूयू एक बिस्तर पर लेटे हुए थे और दोनों सुंदरियां एक दूसरे से लिपटी हुई थीं। सांस लेते ही वे अपने स्वप्नलोक में पहुंच चुकी थीं। इस स्थिति में उनके लिए झपकी लेना बहुत दुर्लभ था, लेकिन चेन जियांग के आसपास होने के कारण वे गहरी नींद सो सकीं। चेन जियांग नृत्य साधना कर रहा था और बीच बीच में उन दोनों सुंदरियों की आकर्षक और मोहक सोने की मुद्राओं पर नजर डालता था। ये देखकर उसका मन पहले से ही अस्त व्यस्त हो गया था और इस वजह से उसकी कामुकता लगभग भड़क उठी थी। कितना अच्छा होता अगर मैं उनके बीच सो पाता, चेन जियांग ने मन ही मन ये सोचा, और अगर यह बात सू मियाओ और बाई यूयू को पता चल जाती तो वे उसे बहुत लंबे समय तक तिरस्कार करती। एक दिन और एक रात बीत गई और उसके बाद ही चेन जियांग ने कीमिया प्रक्रिया के अंतिम चरण ठोस दान चरण में प्रवेश किया, लेकिन अंत में वह फिर भी असफल रहा। कई असफलताओं के बावजूद चेन जियांग ने शांत रहना सीख लिया था। उसके पास प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियां थीं और तो और केवल 1000 साल पुराने बैंगनी आध्यात्मिक फल से ही वह 10 बार वास्तविक ची दान का शोधन कर सकता था और उसके पास ऐसे 100 से अधिक फल थे, इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि वह इन सभी के साथ असफल होगा। सू मियाओ और बाई यूयू नहाने और कपड़े बदलने के बाद ही रिंग में आईं। चेन जियांग को पता चला कि ये दोनों सुंदरियां दिन में कई बार कपड़े बदलती हैं और कभी भी एक ही कपड़े नहीं पहनती। इतना ही नहीं, वे उसे ये दिखाने में भी खुश थीं। चेन जियांग जब भी उन्हें कपड़े बदलकर बाहर आते देखता तो उनकी कुछ अच्छी और उल्लेखनीय तारीफें जरूर करता, लेकिन उसकी हर तारीफ हर बार अलग होती थी। ये चापलूसी उसके लिए बस एक सतही खरोंच थी और सू मियो और बाई यूयो के दिलों को हमेशा खुशी से भर देती थी। चेन जियांग जानता था कि ये दोनों याओक्सिंग याओ जिंग 1000 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा हैं, लेकिन आखिरकार वे लड़कियां ही थीं और लड़कियों को सबसे ज्यादा सुंदर कपड़े पहनना पसंद होता है। सारा दिन मर्दों के सामने आंखें मूंदकर झूमती रहती, लेकिन मर्द सिर्फ ये देखना पसंद करते कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं।
यूयू बहन, मेयाओ बहन, मैं मार्शल आर्ट्स संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद भी और अधिक सुंदर कपड़े खरीदना जारी रखूंगी और मुझे लगता है कि उन जगहों पर कई अन्य शैलियां होनी चाहिए। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, तुम बदमाश हो, तुम गूसबेरी खेलने में बहुत अच्छे हो और तुम हमारी चापलूसी करने के तरीके जानते हो। सु मेयाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा, धन्यवाद, बाई यूयू ने धीमी आवाज में कहा, और हालांकि उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। चेन जियांग जिसने इसे सुना, उसे एक अटूट सौम्यता मिली। निश्चिंत रहो, मैं अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारी ताकत वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे दुश्मनों का सफाया करूंगा ताकि तुम मेरे द्वारा खरीदे गए कपड़े पहन सको और दुनिया में आजादी से घूम सको। चेन जियांग ने चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ कहा, और यह बात सु मेयाओ और बाई यूयू के दिलों को छू गई। वे अब गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और इस बात का जिक्र किए बिना कि उनका एक दुश्मन अभी भी था। कुछ थोड़े शक्तिशाली विशेषज्ञ भी उन्हें आसानी से हरा सकते थे। चेन जियांग ही उनकी एकमात्र उम्मीद था और उनकी नजर में चेन जियांग एक समझदार भाई की तरह व्यवहार कर रहा था, इसलिए वे बहुत खुश थे। हालांकि कभी कभी वह उन्हें अपनी आंखों में एक दुष्ट भाव से देखता था। फिर एक दिन बीत गया। सु मेयाओ और बाई यूयू एक दूसरे से लिपटे हुए गहरी नींद में सो रहे थे। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ी तो उन्होंने अपनी प्यारी आंखें खोलीं, लेकिन चेन जियांग को दोनों आंखें बंद किए, गंभीर चेहरे, पसीने से तर और गोलियों का सेवन करते देखा, जैसे वह सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा हो। ये चेन जियांग का ट्रूची डैन को परिष्कृत करने का 12वां प्रयास था और इतनी प्रगति देखकर सु मेयाओ को लगा कि यह एक संयोग था। एक पल बाद चेन जियांग ने एक लंबी गहरी सांस ली और आंखें खोलीं। उसका पूरा चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बिस्तर पर बैठी उन दोनों हसीनाओं की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, दो बहनों, क्या तुम मेरे बनाए ताज़ा नाश्ते को चखना पसंद करोगी? ये कहने के बाद चेन जियांग ने काली रसायन भट्टी का ढक्कन खोला और अंदर 5 सच्चे क्यूई दान बैंगनी रोशनी से जगमगा रहे थे, जिसे देखकर सु मेयाओ और बाई यूयू बेहद हैरान रह गए। उनके खूबसूरत चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे और वे जल्दी से उस रसायन भट्टी की ओर दौड़े और अंदर नाश्ता देखा। केवल चेन जियांग ही इन सच्चे क्यूई दान को नाश्ते के रूप में ले सकता था। मियो बहन, मैं सिर्फ 12 बार असफल हुआ, लेकिन मैंने इसे एक घटिया रसायन भट्टी से परिष्कृत भी किया। ऐसा लगता है कि सबसे निचले दर्जे की रसायन भट्टी से गोलियों को परिष्कृत करना सीखना कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। मियो बहन, ये छोटा भाई शर्मिंदा है, मैं आपकी 72 असफलताओं के निशान तक नहीं पहुंच पाया। चेन जियांग मुस्कुराया और ये देखकर सु मियो उसके उन सफेद दांतों को तोड़ने के लिए बेताब हो गया। क्रोधित करने वाले छोटे बदमाश, जब मैं उस समय 72 बार असफल हुआ तो मेरे शिक्षक ने मुझे प्रतिभाशाली कहकर प्रशंसा की थी, लेकिन तुम। सु मेयाओ ने अपने छोटे से मुंह से सीटी बजाई और हालांकि उसका चेहरा छिपी हुई कड़वाहट से भरा था, लेकिन उसके दिल में वह बहुत खुश थी। लगातार कोशिश करते रहो और अब ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का इस्तेमाल करो, इससे तुम कम समय में ज्यादा परिष्कृत कर पाओगे। बाई यूयू ने अपनी जेड जैसी उंगली से ट्रू क्यूई डैन को उठाया और उसे अपने खूबसूरत छोटे से मुंह में डालकर हल्के से चबाया। उसका ये रूप वाकई आकर्षक था। दूसरी ओर सु मेयाओ अभी भी चंचल थी और जब बाई यूयू खाना खा रही थी तब ये दोनों सुंदरियां अपने सबसे आकर्षक रूप का प्रदर्शन कर रही थीं। ये सब देख रहा चेन जियांग दंग रह गया और मन ही मन उन्हें बाहों में भरकर प्यार से सहलाने के लिए बेचैन था। एक साधारण रासायनिक भट्टी से उसे एक दिन से थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करके उसे इसे 2 बार परिष्कृत करने में केवल आधा घंटा लगा। और शुरुआत में ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करते समय वह असफल रहा, लेकिन एक बार जब वह प्रक्रिया से परिचित हो गया तो उसके बाद कोई असफलता नहीं मिली। दिन में कीमियागिरी होती थी और रात में साधना। चेन जियांग अतुलनीय रूप से तेजी से सच्ची क्यूई का उत्पादन कर रहा था। वह प्रतिदिन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक स्तर के सच्चे ची दान को 10 बार परिष्कृत करने में सक्षम था, कुल मिलाकर 50 दान। शाम को दान ग्रहण करने के बाद वह सच्चे ची दान से उत्पन्न हुई बड़ी मात्रा में सच्चे ची का अभ्यास और संपीड़न करता था। समय इतनी तेजी से बीत गया कि पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। हालांकि चेन जियांग हर दिन एक ही दिनचर्या दोहरा रहा था, लेकिन 2 अद्वितीय सुंदरियों के साथ वह बोर नहीं हुआ। अब चेन जियांग ने 4 सच्चे क्यूई रूप गढ़ लिए थे, नीला अजगर, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी और काला कछुआ। उसके डिंटियन के अंदर ये 4 दिव्य जानवर धुंधले दिखाई दे रहे थे और हालांकि उसने वास्तव में इन 4 दिव्य जानवरों को नहीं देखा था, फिर भी इन 2 दिव्य अभ्यासों के अनुसार साधना करने के बाद वह रहस्यमय तरीके से दिव्य जानवरों के रूप गढ़ने में सक्षम हो गया, जिसने उसे मन ही मन चकित कर दिया। चेन जियांग अब 17 साल का हो चुका था और वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंचने वाला था। अंतिम ट्रूची फॉर्म को मजबूत करने के बाद ही वह इस नए चरण में सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएगा। अगर चेन जियांग ने इस विशेष तरीके से साधना न की होती तो वह पहले ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका होता, क्योंकि उसे अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक साधना करनी पड़ी थी। चेन जियांग के ताई ची यिन और यांग आरेख के केंद्र में पृथ्वी की सच्ची क्यूई से भरी एक गेंद थी, लेकिन वर्तमान में ये भारी मात्रा में शुद्ध सच्ची क्यूई को अवशोषित कर रही थी और तेजी से बढ़ रही थी। इसके अलावा साथ ही यह संकुचित भी हो रही थी और धीरे धीरे इसमें से एक आकृति प्रकट हो रही थी। यह आकृति एक हाथी की थी, जिसने केंद्र में यिन और यांग आरेख को दबा दिया था।
इस पर्वतीय घाटी के चारों ओर से आध्यात्मिक ऊर्जा उग्र रूप से इस घाटी में प्रवाहित हो रही थी और चेन जियांग उसे पूरी तरह से अवशोषित कर रहा था। हाथी का रूप धीरे धीरे आकार ले रहा था और अब चेन जियांग अपनी विशाल दिव्य चेतना से इन 5 पशु रूपों से संपर्क स्थापित कर रहा था और उन्हें एक रूप में एकीकृत कर रहा था। मैं सफल हो गया, चेन जियांग जोर से चिल्लाया और अचानक उसके शरीर से अदृश्य क्यूई तरंगे फूट पड़ी। ये सार्वभौमिक सच्ची क्यूई थी और जब भी वह चाहे सच्ची क्यूई के 5 तत्वों को एक शरीर में एकीकृत कर सकता था और सार्वभौमिक शक्ति को मुक्त कर सकता था। चेन जियांग ने जमे हुए भ्रूण अवस्था 5 दिव्य पशु रूपों का उपयोग करते हुए बड़ी मात्रा में सच्ची ची को संपीड़ित किया। फिर एक बार फिर अदृश्य सच्ची ची का उपयोग करके सार्वभौमिक सच्ची ची को जमा दिया और 9वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के बड़े द्वार को नष्ट कर दिया। चेन जियांग ने मात्र 17 वर्ष की आयु में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश किया। अध्याय 0074 प्रवेश शुल्क। अध्याय 74 प्रवेश शुल्क। चेन जियांग जब अपने डेंटियन में बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई को संपीड़ित करके उन 5 दिव्य पशु रूपों को बनते देख रहा था तो उस असीम सच्ची क्यूई के कारण आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। सामान्य 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ उसके मुकाबले में नहीं थे। जहां तक सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की बात है, चूंकि उसने अभी तक उन्हें न तो देखा था और न ही उनसे लड़ा था, इसलिए वह कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सका। वाह भाई, आपका प्रभावशाली अंदाज मेरे पुराने अंदाज से बिल्कुल मेल खाता है। सू मेयाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया, उसका चेहरा एक मनमोहक मुस्कान से भरा हुआ था। चेन जियांग गर्व से मुस्कुराया, 2 बहनों, क्या अब मैं चरम मार्शल संप्रदाय में जा सकता हूँ? शायद मैं आपको कुछ नए कपड़े भी दिला सकूं। छोटे बदमाश, तुम सच में जानते हो कि हमें कैसे खुश करना है? सू मेयाओ ने हल्की सी खर्राटों के साथ कहा, तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें फिर भी थोड़ा सावधान रहना होगा। इन योद्धा संप्रदायों के अंदर छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ हैं और उनकी नज़र में इस थोड़ी सी ताकत के साथ तुम अभी भी एक चींटी ही हो। बाई यूयू ने चेतावनी दी। हालांकि वह और सू मेयाओ सिर्फ इस हर्बल गार्डन में ही सक्रिय थीं, फिर भी वे बहुत खुश थीं। सू मेयाओ और बाई यूयू ने रिंग में प्रवेश किया। चेन जियांग हर्बल गार्डन से बाहर निकला और एक पहाड़ी घाटी के अंदर पहुंचा। उसका शरीर थोड़ा कांपा और उसकी पीठ से एक जोड़ी अग्नि पंख निकले। चेन जियांग ने एक जोरदार छलांग लगाई और झांग से कई दर्जन गुना ऊंचा उछल गया। उसकी पीठ के पीछे वर्मिलियन बड अग्नि पंखों की जोड़ी फड़फड़ाने लगी, जिससे वह आकाश में उड़ गया। जैसे जैसे वह जंगल में और गहराई में उड़ता गया, स्पिरिट क्यू और भी समृद्ध होती गई और इससे चेन जियांग हैरान रह गया, क्योंकि वह जानता था कि मार्शल आर्ट संप्रदाय एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां स्पिरिट क्यू बहुत समृद्ध है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि स्पिरिट क्यू कितनी समृद्ध है। अब जब उसने स्पिरिट क्यू की इतनी प्रचुर मात्रा का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था, तो उसे समझ में आया कि इतने सारे लोग इन मार्शल आर्ट संप्रदायों में शामिल होने के लिए क्यों तरसते हैं। यहाँ स्वर्ग जैसा है। ये बात उसने एक ऊंचे पहाड़ की चट्टान पर देखते हुए कही। पास में एक विशाल नदी बह रही थी और नीचे हरे भरे जंगल में असंख्य पक्षी गा रहे थे जो आत्मा क्यूई से भरपूर था। दुनिया के इस हिस्से में मार्शल आर्ट संप्रदायों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। बेशक मार्शल आर्ट संप्रदाय के अलावा ऐसे कई परिवार और साम्राज्य हैं जिनका समान प्रभाव है। हालांकि यहाँ ऐसे साधारण लोग भी हैं जो मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते और इनकी संख्या भी कम नहीं है। सू मेयाओ ने कहा। जब सू मेयाओ बोल रही थी, चेन जियांग दुनिया की विशालता और विचित्रता को देखकर विस्मय में खड़ी थी। यहाँ के मार्शल आर्ट संप्रदायों की एक प्राचीन विरासत है, यानी इनका निर्माण बहुत समय पहले मार्शल कलाकारों द्वारा रची गई विभिन्न शैलियों के आधार पर हुआ था। समय के साथ ये मार्शल आर्ट संप्रदाय विकसित होते गए और भी बड़े होते गए। जैसे जैसे ज्यादा लोग इसमें शामिल होते गए, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रचुर संसाधनों का दोहन किया। नतीजतन यहाँ शक्तिशाली विशेषज्ञ बादलों की तरह आम थे। उड़ते समय चेन जियांग को अचानक नीचे से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। वह नीचे गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति एक विशाल बैल से लड़ रहा है जिसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ है। यह एक राक्षसी जानवर था, एक ऐसी प्रजाति जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आत्मा क्यूई को अवशोषित करना जानती थी। इन जानवरों में जन्मजात आध्यात्मिक शिराएं थीं और चाहे उनकी शक्ति प्रबल हो या दुर्बल, उनके शरीर के हर अंग को एक खजाना माना जा सकता था। चेन जियांग नीचे कूदा और भीषण युद्ध क्षेत्र के पास उतरा और वह जलता हुआ सांड अप्रत्याशित रूप से एक 18-19 साल के मोटे ताजे किशोर से लड़ रहा था, जिसकी शक्ल सूरत भी काफी मिलती जुलती थी। उसकी शक्ल किसी माहिर बदमाश जैसी थी। इस समय मोटे किशोर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। दूसरी तरफ जलते हुए सांड से निपटते हुए उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। उसकी ताकत कम नहीं थी, क्योंकि उसने मेटल ट्रू क्यूई की खेती की थी और उसका मार्शल कौशल भी अच्छा लग रहा था। जब उसने मुक्का मारा तो उसने अपनी पूरी ट्रू क्यूई खेली। भाई, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? चेन जियांग, जो अब पास ही खड़ा था, ने पूछा। वह देख सकता था कि मोटे किशोर की नींव कमजोर नहीं थी और उसने अंदाजा लगाया कि वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर होगा। बड़े भाई, मैंने ज्यादातर लड़ाई लड़ी और अब तुम आ गए। तुम कहते हो कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, पर मुझे यकीन है कि तुम बस मेरा पकड़ा हुआ माल चुराना चाहते हो। ये सब बेकार है। उस मोटे आदमी के जवाब से चेन जियांग को खून की उल्टी आ गई। यह मोटा आदमी इस बात पर मोलभाव कर रहा था, इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि यह राक्षस जानवर कितना भयानक है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये ठीक नहीं है, तो ठीक है, मैं तुम्हें बैल की टांग दे दूंगा।
मोटे आदमी ने कहा, और चेन जियांग को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह मोटा आदमी इतना सिद्धांतवादी था। अच्छा। चेन जियांग बोलते हुए एक कदम बढ़ा और पलक झपकते ही जलते हुए सांड के पीछे पहुंच गया। चेन जियांग की मुट्ठी स्लॉटर क्यूई की सुनहरी आभा में लिपटने लगी थी जो बाहर निकल रही थी और फिर एक सुनहरे सफेद बाघ के सिर का रूप ले रही थी। चेन जियांग ने श्वेत बाघ तूफान हत्या मुक्का का प्रयोग किया, साथ ही धातु श्वेत बाघ की सच्ची ऊर्जा का भी प्रयोग किया। उसकी मुट्ठी ने उस धधकते बैल के भारी शरीर पर प्रहार किया, जिससे एक गर्जनापूर्ण ध्वनि उत्पन्न हुई और उसकी सुनहरी आभा चमक उठी और धधकती हुई बैल की मोटी चमड़ी में एक खूनी छेद कर दिया, जिससे वह मोटा बैल चकित रह गया। बड़े भाई, आपने अभी किस तरह का मुक्केबाजी का हमला किया? ये तो बहुत ही जबरदस्त था, फैटी ने आश्चर्य से पूछा। उसी समय एक मुक्का बैल के सिर पर लगा और एक भयानक ची आभा निकली जिसने हवा को भी हिला दिया। धधकते बैल ने एक जोरदार दहाड़ मारी। जब जलता हुआ सांड गुस्से में था, चेन जियांग ने इस मौके का फायदा उठाया और उस जलते हुए सांड के मोटे शरीर पर मुक्कों की बरसात कर दी। पलक झपकते ही उसने दसियों भयानक और अत्याचारी स्वर्गीय बाघ तूफानी मुंह के मारे और एक तेज क्यूई आभा सांड की मोटी त्वचा से होकर गुजरी, जिससे जलते हुए सांड के अंदरूनी अंग हिल गए। क्रोधित जलते हुए सांड ने तुरंत खून से लथपथ मुंह उगल दिया और फिर वह सांड अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में असमर्थ हो गया। इस समय उस मोटे आदमी ने अपनी मुठियां भींच लीं और उन्हें अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठा लिया, मानो कोई विशाल हथौड़ा हो। उसकी मुठियां बैल के सिर की ओर झुक गईं और प्रबल धात्विक सच्ची ची उसकी मुठियों के चारों ओर लिपटी हुई ची आभा में बदल गई। पलक झपकते ही गड़गड़ाहट की आवाजों और चारों ओर ची तरंगों के साथ बैल मारा गया। भाई की मुट्ठी तकनीक बुरी नहीं है, चेन जियांग ने प्रशंसा करते हुए कहा, क्योंकि उसने इस मार्शल कलाकार की ताकत की गणना की थी और इतनी कम उम्र में वह इतना अद्भुत था। वह मोटा आदमी मुस्कुराया। मुझे झू रोंग कहा जाता है। बड़े भाई का सम्मानजनक नाम क्या है? चेन जियांग। मैं सिर्फ 17 साल का हूँ और झू भाई मुझे बड़ा भाई लाओगे कहते थे। तुम मुझे बूढ़ा लाओ कहते थे, लेकिन मैं तुमसे छोटा हूँ। चेन जियांग मुस्कुराते हुए मुठियां भींचते हुए बोला। उसमें एक ऐसा अंदाज था जिससे दूसरों को लगता था कि वह अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व है। झू रोंग मुस्कुराया। लगता है मैंने तुम्हें सचमुच बूढ़ा कह दिया। हे, लेकिन मुझे भी नुकसान हुआ है। इस बारे में चलो एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है मुझे तुम्हें छोटा भाई कहना चाहिए। तुम मुझसे 2 साल छोटे हो और पहले से ही इतने शानदार हो। तुम जरूर किसी मशहूर परिवार से होगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कौन सा परिवार है। TLN, ठीक है, शायद ये थोड़ा उलझाने वाला है, लेकिन यहाँ कुछ जानकारी है। यहाँ झू रोंग ने चेन जियांग को लाओगे कहा है और चेन जियांग सिर्फ 17 साल का है और वह 19 साल का है, इसलिए यह व्यंग्यात्मक वाक्य है। लाओगे, लाओगे, अपने से अधिक उम्र के न होने वाले पुरुष के लिए स्नेहपूर्ण संबोधन। लाओ दी, ऐसे पुरुष के लिए स्नेहपूर्ण संबोधन जो स्वयं से बहुत अधिक छोटा न हो। लाओ, पुराना। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि झू रोंग का परिवार व्यापार करता होगा, अन्यथा हर बार जब वह अपना मुंह खोलता तो वह लेनदेन के बारे में बात नहीं करता। मैं उस पार की धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आया हूँ, चेन जियांग ने सच कहा। झू रोंग उस जलते हुए सांड के शरीर से निपटने लगा था और उसने चेन जियांग के लिए एक पैर काट दिया, लेकिन जानबूझकर बहुत छोटा काट दिया, जिससे चेन जियांग भी कुछ हद तक हक्का बक्का रह गया। तो क्या आप चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं? झू रोंग ने पूछा। उस ज्वलंत बैल का दूसरा सिरा पूरी तरह से भंडारण थैली में समा गया। झू भाई, क्या आप एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य हैं? चेन जियांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। झू रोंग उसके पीछे पीछे चल रही थी। सौभाग्य से मैं एक चरम मार्शल संप्रदाय का शिष्य बन गया, और यद्यपि तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है, लेकिन तुम चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकते, झू रोंग ने गर्व से देखते हुए कहा। क्यों? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई परिवार नहीं है और तुम्हें पता होना चाहिए कि चरम मार्शल संप्रदाय अन्य संप्रदायों से अलग है, और जबकि अन्य सभी संप्रदाय अपने शिष्यों को स्वीकार करते हैं, वे उन शिष्यों के लिए सर्वोत्तम कल्याण प्रदान करते हैं, जबकि चरम मार्शल संप्रदाय शिष्यों को स्वीकार करते समय शुल्क लेता है। झू रोंग ने यह बात कही और उसका चेहरा घृणा से भर गया, क्योंकि कोई भी देख सकता था कि उसे पैसे का बहुत शौक था। चेन जियांग ने इस बात के बारे में पहले ही सुन लिया था, इसीलिए सू मेयाओ ने उसे लेंग यूलांग के लिए मेटल स्पिरिट फ्रूट निकालने को कहा। आपका मतलब ये है कि मैं चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकता? चेन जियांग ने पूछा। अध्याय 0075, चरम मार्शल प्रांत। अध्याय 75, चरम मार्शल प्रांत। चेन जियांग ने झू रोंग को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि वह थोड़ा परिपक्व लग रहा था। उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़ों में किसी भी तरह के आभूषण नहीं थे, जिससे उसका चेहरा बहुत ही खराब लग रहा था। क्या तुम्हें पता है कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट कितना शुल्क लेता है? सिर्फ 1 साल की कीमत ही तुम्हें हार के मुंह में धकेल देगी। झू रोंग ने बोलते हुए अपने होंठ भींच लिए, लेकिन अचानक उसे कचा जैसी आवाज सुनाई दी, मानो कोई फल काट रहा हो। झू रोंग उत्तम खाद्य पदार्थों का पारखी था और उसने तुरंत अपना सिर घुमाया तो देखा कि चेन जियांग एक बैंगनी फल पकड़े हुए था, एक के बाद एक उसे काट रहा था, यहाँ तक कि कुछ छिलकों को थूक भी रहा था। झू रोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत चिल्लाया, बेवकूफ, क्या तुम ऐसी चीज के लिए बैंगनी स्पिरिट फल का उपयोग कर रहे हो? जल्दी से खाना बंद करो, अपनी माँ को चोदो, वे छिलके बेहद कीमती हैं और तुम वास्तव में उन्हें थूक रहे हो।
बैंगनी स्पिरिट फल सच्चे क्यूई दान को परिष्कृत करने वाली मुख्य जड़ी बूटी थी और इसे यूं ही खाना एक फिजूल खर्ची थी। ये देखकर जू रोंग चेन जियांग के हाथों से इसे छीनने के लिए बेताब था। उसके विचार से बैंगनी स्पिरिट फल को यूं ही खाना ईशनिंदा थी। चेन जियांग के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। ये बैंगनी आत्मा फल बहुत स्वादिष्ट और मीठा है। इसे खाने के बाद भरपूर मात्रा में सच्ची ऊर्जा निकलती है। लालची जू रोंग गुस्से से लाल हो गया। हालांकि बैंगनी आत्मा फल उसका नहीं था, लेकिन उसे इस तरह खाते हुए देखकर उसे बहुत दुख हुआ। इसे खाना बंद करो, मैं पर्पल स्पिरिट फ्रूट खरीदूंगा। जू रोंग जल्दी से चिल्लाया, लेकिन उसके बोलने से ठीक पहले चेन जियांग ने फल का बाकी 2/3 हिस्सा निगल लिया। जू रोंग उबल पड़ा और उसका मन हुआ कि वह दौड़कर चेन जियांग की ठुड्डी तोड़ दे। 1 साल के लिए एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में प्रवेश करने में कितना खर्च आता है? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। जू रोंग ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी भी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि उसे चेन जियांग की पहचान नहीं थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह बेहद अमीर है, वरना वह इतनी आसानी से पर्पल स्पिरिट फ्रूट खाने की हिम्मत नहीं करता। भूल जाओ कि मैंने कभी पूछा भी था। चेन जियांग ने एक और बैंगनी स्पिरिट फ्रूट निकालते हुए कहा और उसे खाने लगा। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को 1 वर्ष के लिए 3000 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर देने होते हैं। जू रोंग ने जल्दी से कहा, फिर उंगली के आकार के कुछ नीले पत्थर निकाले और चेन जियांग को देते हुए कहा, लो, तुम्हारे बैंगनी आत्मा फल के बदले 10 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर। क्रिस्टल पत्थर और स्पिरिट सिक्के एक समान थे। दोनों ही एक प्रकार के अयस्क थे जिनमें स्पिरिट ची समाहित थी। हालांकि क्रिस्टल पत्थर के भीतर संकुचित शुद्ध स्पिरिट ची की मात्रा स्पिरिट सिक्के की तुलना में कहीं अधिक थी। चेन जियांग ने सु मेयाओ से सीखा था कि दुनिया के इस हिस्से में मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मुद्रा थे और एक मध्यम श्रेणी का क्रिस्टल पत्थर 1000 बड़े स्पिरिट सिक्कों के बराबर होता था। यानी 10 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल सिक्कों की कीमत केवल 10,000 बड़े स्पिरिट सिक्कों के बराबर थी। जू भाई, क्या तुम मुझे सुअर समझते हो? ये ट्रूची डैन को परिष्कृत करने का मुख्य घटक है। क्या तुम्हें लगता है कि इसकी कीमत सिर्फ इतनी ही है? मैं इसे सीधे खा ही जाऊं तो बेहतर है। चेन जियांग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। 30। जू रोंग ने भावशून्य भाव से कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आगे की ओर चलने लगा। जू रोंग भी तेजी से उसके पीछे पीछे गया और चिल्लाया, 50। चेन जियांग ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। 60, 100, 150, 200। चेन जियांग ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तुम इसे सिर्फ 10 क्रिस्टल पत्थरों में खरीदना चाहते थे, लेकिन अब पहले की तुलना में इसकी कीमत कई गुना ज्यादा है। तुम निश्चित रूप से एक रैकेटिया हो। चेन जियांग ने बैंगनी स्पिरिट फल उसे दे दिया और बदले में उसे क्रिस्टल पत्थरों का ढेर मिला। क्या तुम्हें पता नहीं, मेरा झू परिवार एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में व्यापार के लिए मशहूर है। अगर कोई सिक्का हमारे सामने गिर भी जाए तो हम उसके लिए भी लड़ेंगे, उसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। जू रोंग ने फल को देखते हुए ईमानदारी से कहा, एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में पर्पल स्पिरिट फ्रूट के दाम बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि व्यापारियों ने इसकी कीमतें बढ़ा दी हैं। चेन जियांग को अचानक लगा कि शायद उसे इस लेन देन में नुकसान हुआ हो, लेकिन 2 लाख लार्ज स्पिरिट कॉइन्स भी उसकी अंतिम सीमा थी। हालांकि जू रोंग एक छोटा मोटा रैकेटिया था, चेन जियांग ने उससे बहुत मिलनसार तरीके से बात की, क्योंकि चेन जियांग को अब दुनिया के इस पहलू की अच्छी समझ हो गई थी। वह जिस क्षेत्र में था उसे एक्सट्रीम मार्शल प्रोविंस कहा जाता था, जो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक बड़ा भूभाग था। ये बहुत विशाल था और इस क्षेत्र की सभी विभिन्न शक्तियों को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को कर देना पड़ता था और बदले में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट सुरक्षा की गारंटी देता था। छोटे भाई चेन, भविष्य में मूर्खता से बैंगनी आत्मा फल मत खाना। अगर उन रसायन शास्त्रियों ने तुम्हें देख लिया तो वे सब मिलकर तुम्हारी पिटाई करेंगे। जू रोंग ने आग्रहपूर्वक कहा। चेन जियांग को थोड़ी देर पहले खाते हुए देखकर उसका मन अंदर ही अंदर दुखी हो गया। चेन जियांग के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक उसके पास ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज है। वह कभी भी इसके खत्म होने की स्थिति में तुरंत पर्पल स्पिरिट फ्रूट्स बना सकता है। जू लाओ, तुमने कहा था कि क्या मेरे लिए अभी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में प्रवेश करना संभव है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। जू रोंग ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, मुझे 10 बैंगनी आत्मा फल बेचो और यह संभव हो जाएगा, लेकिन आपको वास्तव में प्रवेश करने के लिए चरम मार्शल संप्रदाय की परीक्षा से गुजरना होगा। ये हर संप्रदाय का मानदंड है। चेन जियांग जू रोंग के पीछे पीछे एक शहर में पहुंची। इस शहर का नाम तियानमेन शहर था और यहाँ से चरम मार्शल संप्रदाय ज्यादा दूर नहीं था। अक्सर चरम मार्शल संप्रदाय में शामिल होने की इच्छा रखने वाले कई लोग यहाँ आकर ठहरते थे। वहाँ पहुंचकर जू रोंग और चेन जियांग ने एक दूसरे को अलविदा कहा। जू रोंग ने कहा कि उसे वापस लौटना होगा, क्योंकि अयोग्य लोगों को अपनी इच्छा से चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। स्वर्गीय द्वार, ये चरम मार्शल संप्रदाय का प्रवेश द्वार है। चेन जियांग शहर के द्वार के पास खड़ा होकर साहसी और शक्तिशाली पात्रों को देख रहा था। TLN, शहर के द्वार पर टियान में लिखा है। चेन जियांग जोर से पढ़ रहा था। शहर में घूमते हुए एक सीधी गली दिखाई देती थी। इस गली के अंत में एक विशाल आलीशान इमारत थी जो किसी शहर के बराबर थी। वह चरम मार्शल संप्रदाय था। छोटे भाई, ये लेवल 6 का साधारण हथियार है। छूट की कीमत सिर्फ 999 क्रिस्टल स्टोन। एक दुकान के प्रवेश द्वार पर खड़े एक व्यक्ति ने चेन जियांग की ओर हाथ हिलाते हुए चिल्लाया।
चेन जियांग की तरह ही कई और लोग भी थे जो शहर में प्रवेश करने के बाद इधर उधर देख रहे थे। उनमें से कई देहाती थे जो पहली बार शहर में आए थे और उनके धोखा खाने की पूरी संभावना थी। हथियारों और कवचों को साधारण, स्पिरिट और ब्रिलियंट ग्रेड के हथियारों में विभाजित किया जा सकता था। प्रत्येक ग्रेड को आगे 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। साधारण ग्रेड के हथियार सबसे निचले स्तर के थे और चाहे किसी भी उपयुक्त सामग्री का इस्तेमाल किया गया हो, वे सबसे आम सामग्री थे। लेकिन स्तर 6 का साधारण ग्रेड का हथियार भी बुरा नहीं माना जाता था और 9वें स्तर के साधारण हथियार के करीब होता था। छोटे भाई, कुछ गोलियां खरीदनी है। एक उच्च श्रेणी का नश्वर स्तर का ग्रैंड एलिमेंटल डेन सिर्फ 55 क्रिस्टल पत्थरों में खरीदा जा सकता है। 2 DQN की कीमत सिर्फ 100 क्रिस्टल पत्थर होगी। दवा की दुकान से एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। चेन जियांग ने देखा कि इस चरम मार्शल प्रांत में लगभग हर कोने में डैन की दुकानें मौजूद थीं। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने पास जाकर पूछा, क्या आपके पास बैंगनी स्पिरिट फ्रूट है? बिल्कुल, मेरे पास है, केवल 300 क्रिस्टल पत्थरों के लिए, उस बूढ़े दुकानदार ने उत्तर दिया। चेन जियांग का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। वह सचमुच उस मोटे आदमी के झांसे में आ गया था और वह मोटा आदमी शुरू में 10 क्रिस्टल पत्थरों से खरीदना चाहता था। इस बार चेन जियांग ये भी जानता था कि दुनिया के इस तरफ डैन काफी महंगे हैं, दक्षिणी मार्शल साम्राज्य की तुलना में कहीं ज्यादा महंगे। यह उसके लिए अच्छी बात थी क्योंकि वह एक रसायन शास्त्री था। अब वह कई सफेद चमकदार क्रिस्टल पत्थर देख सकता था और उसे ये भी पता चला कि यहाँ एक ट्रूची डैन की कीमत 500 क्रिस्टल पत्थर है और साथ ही ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। चेन जियांग ने इस तियानमेन शहर में घूम घूमकर कुछ सच्चे क्यूई दान बेचे और जल्द ही 3000 क्रिस्टल पत्थर इकट्ठा कर लिए, जो चरम मार्शल संप्रदाय का प्रवेश शुल्क भी था। हालांकि उसके पास सू मेयाओ और बाई यूयू की विरासत थी, लेकिन एक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद वह और भी चीजें सीख सकता था और भी मार्शल कौशल सीख सकता था और एक संप्रदाय के शिष्य की पहचान के साथ वह सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता था, जहां विजेता को संप्रदाय द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता था। चेन जियांग दूर स्थित विशाल द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही विशाल द्वार खुला, कई लोग बाहर आए। इन कुछ दिनों में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ने शिष्यों की भर्ती के लिए अपना पहाड़ी प्रवेश द्वार खोल दिया था, इसलिए कई लोग सेक्ट में प्रवेश करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश लोग अपनी किस्मत आजमाने आए थे। चेन जियांग उस विशाल द्वार से गुजरा और एक सीधी और चौड़ी ईंटों से बनी सड़क पर चलने लगा। दूर चरम मार्शल संप्रदाय लगभग 20 झांग ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। चेन जियांग को पहले भी यही लगता था कि चरम मार्शल संप्रदाय एक पहाड़ की चोटी पर बना है। चेन जियांग उस विशाल प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट हेवनली गेट के इन 3 प्रभावशाली पात्रों को देखते हुए। उसके हृदय में वीरता का भाव उमड़ रहा था। वह विशाल द्वार अभी भी बंद था, लेकिन एक छोटा द्वार खुला हुआ था। उस छोटे से दरवाजे के सामने एक बहुत लंबी कतार लगी थी, जिनकी आध्यात्मिक शिराओं की जांच की जा रही थी। केवल वही पात्र थे जिनके पास आध्यात्मिक शिरा थी। बेशक अगर पर्याप्त क्रिस्टल पत्थर न हों तो ये भी स्वीकार्य नहीं था। आध्यात्मिक शिरा की जांच एक गोलाकार डिस्क के ऊपर खड़े होकर की गई। डिस्क पर एक सरणी थी जो मानव शरीर के भीतर आध्यात्मिक शिरा का पता लगा सकती थी। फिर विभिन्न प्रकार की आभा प्रकाशित होती थी। इसके साथ ही संबंधित मूल्य प्रकट होता था। अध्याय 0076 जनहित के नाम पर व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेना। अध्याय 76 जनहित के नाम पर व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेना। हालांकि बहुत से लोगों के पास आध्यात्मिक शिराएं थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अयोग्य थे और केवल 60 से ऊपर के मूल्य वाले व्यक्ति ही योग्य माने जाएंगे। चेन जियांग, जो आधे दिन के लिए लाइन में खड़ा था, ने केवल 2 लोगों को योग्य होते देखा था। चेन जियांग, जब तुम्हारा मूल्यांकन किया जाएगा तो तुम्हें ताई ची दिव्य अभ्यास का उपयोग करके धातु, लकड़ी, जल और पृथ्वी के गुणों को एक साथ लाना होगा, ताकि उस समय वह सरणी केवल तुम्हारे अग्नि गुण का पता लगा सके और ये दर्शा सके कि तुम्हारे पास अग्नि गुण वाली आध्यात्मिक शिरा है। सू मेयाओ ने गंभीरता से कहा, क्योंकि वह दूसरों को यह नहीं बता सकती थी कि चेन जियांग के पास यिन और यांग दिव्य शिरा है। यह एक बहुत ही खतरनाक मामला था। चेन जियांग की बारी आई और जब चेन जियांग उस डिस्क पर खड़ा हुआ तो उसने सू मेयाओ के कहे अनुसार धातु, लकड़ी, जल और पृथ्वी के गुणों को एक साथ मिला दिया। ऐसा करते ही उस डिस्क पर उसके पैरों के नीचे एक लाल आभा उभरी और उसके शरीर में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जबकि उस डिस्क के बीच में भी एक मान प्रकट हुआ। अग्निगुण आध्यात्मिक शिरा 75 योग्य। आपका नाम क्या है? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा। और हालांकि चेन जियांग गुजर गया था, लेकिन चेन जियांग को देखकर, जिसका रंग अच्छा नहीं था, उसका चेहरा उतर गया। अभी कुछ देर पहले ही चेन जियांग ने चरम मार्शल संप्रदाय के कुछ शिष्यों को इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के प्रति सम्मान से देखते हुए देखा था और ये देखकर पता चलता था कि इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चरम मार्शल संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में कुछ रुतबा है। उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा थी और चेन जियांग को शक था कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जरूर कोई सच्चा मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार होगा। चेन जियांग के शब्दों ने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक पल के लिए आश्चर्यचकित कर दिया और चेन जियांग को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका नाम चरम मार्शल संप्रदाय में फैल जाएगा। आप धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आए हैं? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ। चेन जियांग की बात सुनकर उसके आसपास के सभी लोगों ने एक विचित्र नजर डाली, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आने वाले लोग आमतौर पर बूढ़े आदमी होते थे और कोई इतना युवा बहुत दुर्लभ था। कृपया वापस चले जाओ, तुमने धर्मनिरपेक्ष दुनिया में हर तरह की बुराई की है। हम चरम मार्शल संप्रदाय में इस तरह के लोगों को स्वीकार नहीं करते।
उस अधेड़ उम्र के आदमी ने घृणा से भरे चेहरे पर व्यंग्य किया। तुम्हारा क्या मतलब है? चेन जियांग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जब तुम धर्मनिरपेक्ष दुनिया में थे तो तुमने एक परिवार का कत्लेआम किया था और ब्लैक विंड गैंग नाम के एक गिरोह का भी सफाया कर दिया था। तुमने कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों को मार डाला है और हम चरम मार्शल संप्रदाय के लोग इस तरह के जानलेवा मानव शैतान को स्वीकार नहीं करते। अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज तेज हो गई, जिससे आसपास के लोग और भी हैरान हो गए। जबकि 1000 से ज्यादा लोगों को मारने के बावजूद चेन जियांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर कोई तुम्हें मारने आए तो क्या तुम उसका मुकाबला नहीं करोगे? क्या तुम वहां खड़े रहकर उन्हें तुम्हें मारने दोगे? उस परिवार ने न सिर्फ बार बार मेरे खिलाफ काम किया बल्कि मेरी हत्या के लिए गिरोह के साथ सांठगांठ भी की। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वे मेरे परिवार को तबाह कर देते। ये सब उनके कहने पर ही हुआ। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में ज्यादातर लोग ये जानते हैं, इसलिए तुमने जरूर ठीक से जांच नहीं की होगी, है ना? उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा उदास हो गया और इस बार चेन जियांग ने एक बार फिर कहा, क्या आप याओ परिवार के सदस्य हैं? क्या आप सार्वजनिक हित के नाम पर व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने के लिए अपने हाथों की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? याओ हाइशेंग, इस बारे में आप गलत हैं। दूसरे व्यक्ति की आध्यात्मिक नस स्पष्ट रूप से योग्य है और हमने धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बारे में भी सुना है। वास्तव में आपका परिवार गलत था, हमेशा दूसरों को खत्म करने की चाहत रखता था, लेकिन अंत में नष्ट हो गया। ये भी स्वाभाविक बात है। एक मिलनसार लंबी दाढ़ी वाला मुस्कुराता हुआ अधेड़ व्यक्ति आया और उसके पीछे वास्तव में वही झूरोंग था। चेन जियांग का अनुमान बिल्कुल सही था, क्योंकि वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो कुछ क्षण पहले उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था वास्तव में याओ परिवार का सदस्य था। चूंकि वह याओ परिवार का सदस्य था तो वह एक कीमियागर होना चाहिए, क्योंकि चेन जियांग उसके शरीर से शुद्ध अग्नि सत्य क्यूई को महसूस कर सकता था और आमतौर पर केवल कीमियागर ही अग्नि सत्य क्यूई शुद्धता पर बहुत ध्यान केंद्रित करते थे। याओ हाइशेंग ने उस दाढ़ी वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घृणा भरी नजर से देखा और उत्साहहीनता से कहा, हाउ डोंट किंग, मैं यहाँ की चीजों का प्रबंधन करता हूँ, मेरे शब्द मायने रखते हैं। चेन जियांग मन ही मन हैरान था कि वह दाढ़ी वाला आदमी हाउ डोंट किंग अप्रत्याशित रूप से एक ट्रू मार्शल रियल्म विशेषज्ञ भी था। चेन जियांग ने एक ही दिन में ट्रू मार्शल रियल्म के मार्शल कलाकारों से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा ट्रू मार्शल रियल्म की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उसे पूरा यकीन था कि वह इन ट्रू मार्शल रियल्म के मार्शल कलाकारों को हराने में बिल्कुल भी असमर्थ था। बच्चा, यहाँ से भी बाहर नहीं निकल रहा। क्या तुम चाहते हो कि मेरे शिक्षक तुम्हें व्यक्तिगत रूप से भेज दें? याओ हाइशेंग के पीछे से एक घमंडी आदमी ने जोर से डांटा। हाओ डोंट किंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वह नहीं जा सकता, क्योंकि आज कई लोग इस मामले के गवाह हैं। अगर वह चला गया तो यह चरम मार्शल संप्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए बुरा होगा। चेन जियांग जानता था कि हाओ डोंट किंग उसकी मदद कर रहा है, इसलिए वह हंसते हुए बोला, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट चेनवू मुख्य भूमि का सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट सेक्ट है। मुझे लगता है कि इसे निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए। याओ हाइशेंग चेन जियांग को चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश न करने देने पर अड़े थे, इसलिए उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, चेन जियांग, तुम बहुत युवा हो और तुम्हारी ताकत भी अच्छी है, लेकिन अब तुम्हें अपने चरित्र को निखारने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बहुत आसानी से मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसके अलावा चरम मार्शल संप्रदाय में तुम्हारी ताकत का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करोगे तो सिर्फ मुसीबत ही आएगी। कृपया वापस आ जाए। मुझे संप्रदाय में प्रवेश करने और शिष्य बनने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने का अधिकार है। हालांकि आपकी आध्यात्मिक शिरा योग्य है, लेकिन आपके स्वभाव और शक्ति के संबंध में आप योग्य नहीं हैं। 3-5 साल बाद वापस आइए और हो सकता है कि आप तब योग्य हो सकें। चरम मार्शल संप्रदाय का द्वार आपके लिए हमेशा खुला है। याओ हाइशेंग चरम मार्शल संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हालांकि वह एक सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार थे, लेकिन अगर वह कोई गलती करते हैं तो उन्हें समान रूप से दंडित किया जाएगा। 5 साल के अंदर अगर तुम मेरे प्रशिक्षु फंग लियांग को हरा दोगे तो तुम चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश कर सकोगे और इसके अलावा तुम्हें एक पैसा भी नहीं देना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम वापस जाओ और साधना करो। याओ हाइशेंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा, जबकि उसके पीछे एक आंख वाला वह घमंडी आदमी भी चेन जियांग को घूर रहा था। चेन जियांग ने पूछा, आपने कहा था कि अगर मैं 5 साल के भीतर आपके प्रशिक्षु फंग लियांग को हरा देता हूं, तो उसके बाद मैं चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश कर सकता हूं और मुझे सभी शुल्कों से भी छूट मिल जाएगी। क्या ये सच है? याओ हाइशेंग की भयावह हंसी गूंज उठी और कहा, बेशक, आप मेरे गृहनगर से आए हैं और यह मैं आपको अनुकूल उपचार दे रहा हूँ, लेकिन यदि आप 5 वर्षों में नहीं जीत सकते हैं तो आप कभी भी चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकते। फंग लियांग, क्या वह फंग परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो वर्तमान में 18 वर्ष का है और नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका है? इसके अलावा उसके पास कई गहन स्तर के मार्शल कौशल भी हैं और आखिरी बार मैंने सुना था कि उसने 9वीं श्रेणी के दानव जानवर अग्नि लालबाज से लड़ाई की थी। अंत में अग्नि लालबाज मारा गया और एक पहाड़ की चोटी पर मर गया और ऐसा कहा जाता है कि वह सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में 13वें स्थान पर है। फंग लियांग ने अपने बारे में कुछ टिप्पणियां सुनी और वह और भी अधिक गर्वित हो गया। उसका चेहरा गर्व से भर गया। याओ हाइशेंग भी इसी तरह गर्वित था, क्योंकि वह फंग लियांग का गुरु था। बदमाश, 100 साल में भी तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है।
क्योंकि 5 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा और फिर तुम्हें मुझे हराने का मौका कभी नहीं मिलेगा। फोंग लियांग ने जोर से कहा, उसका अहंकार आसमान छू रहा था, मानो वह कह रहा हो कि 5 साल के भीतर वह निश्चित रूप से सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। ये सुनकर कई लोग एक के बाद एक चौंक गए, क्योंकि इतनी कम उम्र में सच्चे मार्शल क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट मिलना बहुत दुर्लभ था। अगर मैं फोंग लियांग को 5 साल के भीतर हरा देता हूँ तो क्या मैं सचमुच बिना किसी शुल्क के चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश कर सकता हूँ? चेन जियांग ने फिर पूछा, क्योंकि इस तरह की बात की पुष्टि करना बेहतर था, क्योंकि उसे ये बहुत आसान लग रहा था। चरम मार्शल संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले उसे कई जटिल मूल्यांकनों से गुजरना पड़ता था। यहाँ इतने सारे लोग सुन रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? 5 साल के भीतर तुम जब चाहो आकर उसे चुनौती दे सकते हो। अब जल्दी जाओ, तुम बहुत से लोगों को इंतजार करवा रहे हो जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं। याओ हैशिंग ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए चेन जियांग को भगा दिया। आपने कहा था कि 5 साल के भीतर मैं जब चाहूं आकर उसे चुनौती दे सकता हूं। यही तो आपने कहा था। चेन जियांग मुस्कुराया और बोला, मैं आज ही उससे मुकाबला करना चाहता हूं। अध्याय 0077 मुसीबत को न्योता देना। अध्याय 77 मुसीबत को न्योता देना। क्या चेन जियांग आज प्रतिभाशाली फेंग लियांग से मुकाबला करना चाहता था? इससे कई लोग हैरान हुए, लेकिन याओ हैशिंग और फेंग लियांग भी हैरान थे। कुछ देर पहले होंग डोंगकिंग ने भी चेन जियांग की मदद की थी, क्योंकि वह आगे क्या होने वाला है ये देखने में बहुत दिलचस्पी रखता था। हालांकि जू रोंग मन ही मन चेन जियांग से नफरत करता था, क्योंकि उसे अभी पता चला था कि चेन जियांग एक रसायनज्ञ है, और पहले जब वह उससे पहली बार मिला था तो चेन जियांग ने खुद को बहुत ही साधारण तरीके से पेश किया था। हाँ, मजाक करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ, कहीं चोट न लग जाए। प्रतियोगिता के दौरान अपनी ताकत पर काबू रखना मुश्किल होता है। चोट लग गई तो तुम्हारी रफ्तार जरूर धीमी हो जाएगी। कुछ साल साधना करने के बाद वापस आना। याओ हाइशेंग ने हाथ हिलाकर कहा। याओ परिवार का सफाया कैसे हुआ, ये बहुत स्पष्ट नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि चेन जियांग इस घटना का कारण था। उसने अनुमान लगाया कि चेन जियांग की शक्ति नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर हो सकती है, लेकिन उसके विचार में नश्वर मार्शल क्षेत्र के एक धर्मनिरपेक्ष 9वें स्तर और नश्वर मार्शल क्षेत्र के एक चरम मार्शल संप्रदाय के 9वें स्तर के बीच का अंतर जमीन आसमान का था। अगर लोग लड़ना चाहते हैं तो उन्हें आगे बढ़कर लड़ना चाहिए, होंग डोंगकिंग ने कहा। उसने चेन जियांग की ओर देखा और मुस्कुराया। इस लड़ाई में मैं उसे एक ही चाल में परास्त कर दूंगा। फेंग लियांग के चेहरे पर अधीरता थी। चेन जियांग को यह उम्मीद भी नहीं थी कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में याओ परिवार के सदस्य होंगे, और तो और वे ट्रू मार्शल दायरे में भी होंगे। सौभाग्य से संप्रदायों में कुछ नियम थे। इस दुनिया के लोगों को सांसारिक दुनिया में परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं थी। मूल्यांकन के लिए कतार में खड़े सभी लोग फैल गए। हालांकि इस लड़ाई के कारण उनका मूल्यांकन थोड़ा विलंबित हो गया, फिर भी वे एक अच्छी लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें फेंग लियांग की लड़ाई देखने को मिली। भीड़ बाहरी संप्रदाय के #13 की ताकत देखने के लिए उत्सुक थी। पहले से चेतावनी दे दी गई है, अगर आप घायल हो जाते हैं तो आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते, बल्कि खुद को ही बर्बाद होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। फोंग लियांग ने ऊंची आवाज में कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाकर कहा, यदि आप गंभीर रूप से घायल हैं तो यह आपकी अपनी गलती है और दूसरे पर दोष नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, बकवास मत करो, चलो चलें। फेंग लियांग ने चिढ़कर एक कदम आगे बढ़ाया, तभी याओ हाइशिंग चिल्लाया, शुरू करो। फेंग लियांग ने सबसे पहले हरकत में आकर दौड़ना शुरू कर दिया। हर कदम बिजली की तरह चमक रहा था, मानो वह बिजली पर दौड़ रहा हो। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा और उसकी दोनों मुठ्ठियां भी सफेद बिजली से लिपटी हुई थीं। ये शुद्ध बिजली की सच्ची ची थी। चेन जियांग की बिजली सच्ची क्यूई में लकड़ी की विशेषता निहित थी और यह शुद्ध बिजली से अलग थी। उच्च श्रेणी का गहन स्तर। बिजली के कदमों पर चलना, दौड़ने से भारी प्रभाव पड़ेगा। यह मुट्ठी कला उच्च श्रेणी का गहन स्तर, बिजली के कदमों पर चलना है, और मैंने जो सुना है उसके अनुसार इस मुट्ठी कला से एक छोटे पहाड़ को भी चीर सकते हैं। इसकी शक्ति बहुत बड़ी है, एक जानकार मार्शल कलाकार ने कहा। चेन जियांग मूल रूप से बिजली विशेषज्ञ थे, और जब उन्होंने लकड़ी की सच्ची चीज साधना शुरू की तो वे अक्सर अपने शरीर को शांत करने के लिए बिजली को उकसाते थे। उन पर प्रचंड प्राकृतिक बिजली का प्रहार होता था, लेकिन फिर भी वे उसे सहन कर पाते थे। अब तक बिजली से उन्हें कोई खतरा नहीं था, और ये तो कहना ही क्या कि उनका शरीर भी बहुत दुर्जेय था। सभी का मानना था कि जब चेन जियांग पर झटके वाली बिजली की मुट्ठी लगेगी तो एक खूनी गड्ढा बन जाएगा। भीड़ ने बिजली की सच्ची ची के विस्फोट को रोकने के लिए खुद को तैयार कर लिया। हालांकि वे सभी चकित थे, क्योंकि उन्होंने जो कल्पना की थी वह घटित नहीं हुई। फेंग लियांग बाहर कूद गया, उसके पैरों पर बिजली गिरने से उसकी गति बढ़ गई, और साथ ही उसने चेन जियांग की छाती की ओर एक शक्तिशाली चौंकाने वाली बिजली की मुट्ठी भी चलाई। लेकिन जब उसकी मुट्ठियां चेन जियांग की छाती के संपर्क में आईं तो ऐसा लगा जैसे समुद्र में पत्थर डूब रहा हो। उसे जरा भी प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि उस क्षण चेन जियांग ने ताई ची दिव्य व्यायाम किया था और उसका शरीर सचमुच एक विशाल भंवर की तरह था, जिसमें किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रहार अंततः भंवर द्वारा ही अवशोषित कर लिया जाता था। चेन जियांग ने अपने शरीर को संयमित करने के लिए बिजली का मार्गदर्शन किया, जैसा कि वह अक्सर करता है, और यही कारण था कि उसकी बिजली जैसी सच्ची चीज साधना बेहतर थी।
चरम मार्शल संप्रदाय, मैं इसमें जरूर प्रवेश करूंगा। चेन जियांग हंसते हुए बोला। उसकी मुक्का फैंग लियांग की ओर फटा, जो अभी भी स्तब्ध था, और उसकी मुट्ठी से ज्वाला की एक विशाल लपटें निकली, मानो कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। पलक झपकते ही फैंग लियांग आग की लपटों में घिर गया और चेन जियांग की मुट्ठी के वेग से उड़ गया। उस प्रचंड आग से उसका पूरा शरीर तुरंत भस्म हो गया और वह चीखता हुआ जमीन पर लौटने लगा। फैंग लियांग, याओ हैशिंग ने घबराकर चिल्लाया और तेजी से उसकी ओर दौड़ा। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और आग तुरंत बुझ गई। फैंग लियांग ऊपर से नीचे तक जलकर काला पड़ गया था। ये स्पष्ट था कि वह बुरी तरह घायल हो गया था, क्योंकि उसके शरीर की नसें भी जल गई थीं। हालांकि काफी गर्मी थी, फिर भी देखने वालों के शरीर ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। एक साधारण मुक्के के वार ने चरम मार्शल संप्रदाय के 13वें बाहरी संप्रदाय के शिष्य को हरा दिया। जब सभी ने सोचा कि कैसे फैंग लाइन पहले चेन जियांग को नीची नजर से देखता था, तो वे स्थिति के हास्य से दंग रह गए। मैं जीत गया, क्या अब मेरे लिए एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में प्रवेश करना संभव है? इसके अलावा मुझे क्रिस्टल स्टोन भी नहीं देने पड़ेंगे। चेन जियांग मुस्कुराया। याओ हाइशेंग गुस्से में थे। जैसे ही वह कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने हाओ डोंगकी को मुस्कुराते हुए बोलते देखा। याओ हाइशेंग, पहले आपके इस अनमोल शिष्य ने कहा था, अगर प्रतियोगिता के दौरान कोई चोटिल हो जाता है तो यह उनका अपना मामला है और वह दूसरे को दोष नहीं देंगे। क्या आप अपने शिष्य के वादे को तोड़ना चाहते हैं? इसके अलावा आपने कहा था कि चेन जियांग चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा उसे अन्य खर्चों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रिस्टल पत्थर आपको ही देने होंगे क्योंकि आपने उससे वादा किया था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ भाई याओ, क्या आप सचमुच मेरे लिए क्रिस्टल पत्थर का भुगतान करने जा रहे हैं? मैं वास्तव में आभारी हूँ। याओ हैशिंग का चेहरा भयंकर रूप से तड़प उठा। उसके मन में चेन जियांग केवल एक चींटी थी और उसकी हथेली के एक थपकी से चेन जियांग मर जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसके अच्छे दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि चरम मार्शल संप्रदाय के नियम बहुत सख्त थे। मैं इसे याद रखूंगा। याओ हैशिंग ने फॉन्ग लियांग के जले हुए शरीर को उठाया और चरम मार्शल संप्रदाय के अंदर प्रवेश किया, और इस समय मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी बदल गया था। चेन जूनियर भाई, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ आइए, मैं आपको औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ले चलूंगा। झू रोंग, वह छोटा मोटा, चिल्लाया, और चेन जियांग को देखते हुए उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जैसे वह बहुत सारे क्रिस्टल पत्थरों को देख रहा हो। चेन जियांग हंसा और आगे बढ़ गया। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई हाओ, अन्यथा वह मुझे भगा देता। मैंने बस कुछ शब्द कहे, उसे कोई मदद नहीं माना जाएगा। लेकिन इस आदमी को अपने और अपने प्रशिक्षु के लिए आग के गड्ढे खोदते देखा और मैं सच में हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बेशक तुमने भी उन्हें उसी आग के गड्ढे में धकेला था जो उन्होंने अपने हाथों से खोदा था। हाओ डोंगकी की हंसी गूंजी और वह मुड़कर चला गया। छोटे मोटे बड़े भाई हाओ, तुम्हारे कैसे रिश्तेदार हैं? क्या वे तुम्हारे गुरु हैं? झू रोंग के पीछे पीछे आ रहे चेन जियांग ने धीमी आवाज में पूछा। एक सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार को गुरु के रूप में पाना भी बहुत अच्छी बात थी। वो मेरे चाचा हैं। वैसे तुम असल में कीमिया जानते थे और एक बैंगनी स्पिरिट फल भी बर्बाद कर दिया। बेवकूफ, तुम्हें दिखावा करना बहुत पसंद है। चेन जियांग द्वारा बैंगनी स्पिरिट फल खाने के बारे में सोचकर झू रोंग का दिल थोड़ा दुखने लगा। चेन जियांग ने उपहास करते हुए कहा, तुम विश्वासघाती मोटे आदमी, शुरुआत में तुम मेरे बैंगनी स्पिरिट फल को सिर्फ 10 क्रिस्टल पत्थरों के लिए खरीदना चाहते थे। अभी कुछ देर पहले मैंने अन्य लोगों से पूछा था और वे इसे 300 क्रिस्टल पत्थरों के लिए बेच रहे हैं। तुमने इसे मुझसे 200 क्रिस्टल पत्थरों के लिए खरीदा। तुमने मुझे धोखा दिया। झू रोंग ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, यही वह कीमत है जिस पर हम सहमत हुए थे। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। अध्याय 0078 3000 मार्शल आंगन। अध्याय 78 रेशियो 3000 मार्शल आंगन। क्या आपकी कोई बहन है? क्या वे भी आपकी तरह ही शक्तिशाली हैं? मुझे उनसे मिलवाए। झू रोंग ने जल्दी से पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं। जाओ अपनी बहन को चोदो। अगर मेरी भी कोई बहन होती तो मैं उसे तुमसे नहीं मिलवाता। चेन जियांग ने तिरस्कार से कहा। अब जब वह संप्रदाय में शामिल हो गया था तो वह अपनी सौतेली बहन लेंग युलान को ढूंढना चाहता था। अब वह उसका भाई था और एक भाई होने के नाते वह उसकी अच्छी देखभाल करना चाहता था। झू रोंग ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसे मत देखो। इस प्रवेश परीक्षा के लिए आने वाली कई लड़कियां मुझ पर टूट पड़ती हैं। ये डैडी झू परिवार के महान युवा गुरु हैं और चरम मार्शल संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी हैं। चेन जियांग इस बात से हैरान था कि झू रोंग एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था। उसने सुना था कि केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर का व्यक्ति ही आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है। झू लाओ, क्या तुमने पिछले कुछ महीनों में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में मूल्यांकन के लिए आने वाली किसी सफेद बालों वाली लड़की के बारे में सुना है? चेन जियांग ने पूछा। मुझे याद है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। झू रोंग ने तुरंत कहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये लड़की बहुत असाधारण थी। उसके पास वास्तव में अग्नि और हिम की दोहरी शिराएं थीं। इसके अलावा वे स्वर्गीय शिराएं प्रतीत होती थीं। वह चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन दूसरे लोग उसे ले गए। क्या? चेन जियांग बहुत हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लेंग युलान के पास तियान वैंस होंगे और उसे किसी और संप्रदाय द्वारा ले जाया जाएगा। अगर यह शैतानी मार्ग वाला संप्रदाय होता तो क्या यह बुरा नहीं होता? निश्चिंत रहो, उसे आइसविंड वैली के लोग ले गए थे। वो जगह उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है। वो तुम्हारा एक तरफा प्यार तो नहीं होना चाहिए,
है ना? अपनी प्रतिभा के भरोसे तुम उसके जूते के भी लायक नहीं हो। झू रोंग ने चेन जियांग को तिरस्कार से देखा। वो जानता था कि लेंग युलान धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आए है, तभी तो वो ऐसा सोचेगा। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, वह मेरी बहन है, सौतेली बहन। तुम मजाक कर रहे हो, उस अमर चरित्र को तुम अपनी बहन कैसे मान सकते हो? अगर वह तुम्हारी बहन थी तो दिव्य अस्त स्वर्गीय साम्राज्य की जू जियान भी मेरी बहन है। झू रोंग जोर से चिल्लाया, क्योंकि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। चेन जियांग ने भी नहीं सोचा था कि जू जियानक्सियांग वास्तव में इतनी प्रसिद्ध थी। उसकी आहें भरने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। जू जियानक्सियांग मेरी मंगेतर है। भाड़ में जाओ, ये कमीना अब मजाक कर रहा है। तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, वरना जू जियांगसियन पर क्रश रखने वाले लोग तुम्हें बुरी तरह पीट सकते हैं। इसलिए मुझे दोष मत देना या ये मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। जू जियांगसियन और लेंग युलान युवा पीढ़ी की सबसे मजबूत महिलाओं में से एक हैं। हमारे दिलों में वे परियों की तरह हैं। अगर तुमने फिर से उनका अपमान किया या उन्हें ठेस पहुंचाई तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। जू रोंग ने गुस्से से कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, जबकि अपने दिल में उसने कहा, जियांगसियन वास्तव में मेरी मंगेतर है और युलान वास्तव में मेरी सौतेली बहन है। झू रोंग और चेन जियांग एक बड़े आंगन में आए और उस आंगन के अंदर कई लोग एक दूसरे के साथ सुर मिला रहे थे। वे सच्ची ची का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और वे केवल अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके हमले असामान्य रूप से शक्तिशाली थे। ये 330वां मार्शल प्रांगण है। उनका अंक जितना छोटा होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा। 330वां मार्शल प्रांगण बाहरी संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली मार्शल प्रांगण है और चूंकि तुमने उस फोंग लियांग नामक व्यक्ति को हराया था, इसलिए ये तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। झू रोंग ने कहा। इस मार्शल प्रांगण में सभी अचानक शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने भी फेंग लियांग की हार की खबर सुनी थी। फेंग लियांग बाहरी संप्रदाय में 13वें स्थान पर थे और एक नए शिष्य से अप्रत्याशित रूप से हार गए। बाहरी संप्रदाय में यह एक विस्फोटक खबर थी। सबने चेन जियांग को ध्यान से देखा। यहाँ सभी लोग बहुत हृष्ट-पुष्ट थे और सबसे छोटा लगभग 20 साल का था, जबकि सबसे बड़ा लगभग 50-60 साल का था। कुल मिलाकर 50 लोग, और यह बाहरी संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली मार्शल प्रांगण था। दूसरे शब्दों में, बाहरी संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली शिष्य भी यहीं थे। बूढ़े झांग, ये बच्चा तुम्हें सौंप दिया जाएगा, झू रोंग ने एक बूढ़े आदमी से कहा। यद्यपि वह एक मोटे मांस के गोले की तरह दिखता था, फिर भी झू रोंग एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था, इसलिए बाहरी संप्रदाय के सबसे मजबूत शिष्य भी उसे देखकर सम्मान से भर जाते थे। छोटे भाई चेन, भीतरी मार्शल प्रांगण में पहले ही प्रवेश करने की पूरी कोशिश करो और बाहरी मार्शल प्रांगण में मत मरना। झू रोंग ने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया और तेजी से भाग गया। जब इस मार्शल कोर्टयार्ड के शिष्यों ने चेन जियांग और झू रोंग के बीच इतने अच्छे रिश्ते देखे तो वे थोड़ा अनिश्चित महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने जरूर अंदाजा लगाने की कोशिश की कि चेन जियांग किस परिवार से आया है। छोटे भाई चेन जियांग, मैंने भी तुम्हारे द्वारा फोंग लियांग को हराने की बात सुनी है। कृपया मेरे साथ चलो, उस बूढ़े झांग ने कहा। चेन जियांग इस मार्शल प्रांगण में उन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की दृष्टि को छोड़कर उनके पीछे चला गया और इस समय ये शिष्य भी चर्चा करने लगे। उस बूढ़े झांग का नाम झांग दे था। वह 70 साल का था और नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर था, लेकिन आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर पाया था क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक चरम मार्शल संप्रदाय में रहा था, इसलिए वह इस प्रांगण का मुखिया बनकर रह गया। दूसरे शब्दों में, वह 330वें मार्शल प्रांगण का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। झांग दे एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी और वे दूसरों के प्रति बहुत विचारशील थे, जिसके कारण चेन जियांग पर उनके प्रति बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा। वरिष्ठ भाई झांग, क्या आंतरिक मार्शल प्रांगण में प्रवेश करना वास्तव में कठिन है? चेन जियांग ने पूछा। कठिन? स्वर्ग चढ़ने जितना कठिन। मुझे नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में प्रवेश किए 15 वर्ष हो चुके हैं और मैंने 15 मूल्यांकनों में भाग लिया है, लेकिन किसी भी मूल्यांकन में मैं कभी पास नहीं हुआ। झांग दे ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, जैसे ही उसने चेन जियांग को एक भंडारण थैली सौंपी। ये चरम मार्शल संप्रदाय की वर्दी, पहचान पत्र और चरम मार्शल संप्रदाय और इस दुनिया के बारे में कुछ परिचयात्मक पुस्तकें हैं। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश के लिए व्यक्ति को एक मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। यह वैसा नहीं था जैसा चेन जियांग ने पहले सुना था। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश के लिए व्यक्ति को नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि चरम मार्शल संप्रदाय बहुत सख्त था। चेन जियांग एक बार फिर झांग डे के पीछे पीछे काफी देर तक चलता रहा और आखिरकार अपने घर पहुंचा। यह एक छोटा सा घर था जो केवल एक व्यक्ति के लिए ही उपयुक्त था, लेकिन चेन जियांग इससे काफी संतुष्ट था। जूनियर भाई चेन, ये सबसे मजबूत बाहरी संप्रदाय का मार्शल प्रांगण है जिसमें केवल 50 लोग थे, इसीलिए हमारे यहाँ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, इसलिए आपको इस स्थिति में सावधानी से रहना होगा। मैं अब जा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले इस वातावरण से परिचित हो जाना चाहिए। झांग दे के जाने के बाद चेन जियांग ने उन पुस्तकों को खोला और चरम मार्शल संप्रदाय के बारे में अधिक समझना शुरू किया। 8 प्रमुख धर्मी संप्रदायों को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय तईवू में दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य शेबिंग टियांगो, डिंजियांग ताओयुआन दान सियांग ताओ युआ, आइसविन वैली बिंग फेगो, द बीस्ट मार्शल संप्रदाय शोहवू में प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय में विभाजित किया गया है। आओ जियानजोग, ट्रू मार्शल सेक्ट जेवू में और लोट्स आइलैंड लियान हुआ डाओ। 5 महान शैतान संप्रदायों को डेविल यांग कबीले मो यांगजोग,
असंख्य सांप घाटी वंशेगु, रक्त शोधन कबीले सुलियानजोग, सौ जहर संप्रदाय बाई दुमे और ट्रांसफॉर्मिंग बोन कबीले हुआ गुमे में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय का अपना एक एक प्रांत होता है, जबकि 5 महान शैतान संप्रदाय एक बड़े प्रांत में एकत्रित होते हैं, जिसे चेनवू नौ प्रांत चेवू जिउजो कहा जाता है। चेन जियांग ने परिचयात्मक पुस्तक पढ़ी। हालांकि सू मियाओ और बाई यूयू ने उसे दुनिया के बारे में बताया था, लेकिन इस पुस्तक में और भी कई विवरण लिखे हुए थे। इसे पढ़ने के बाद चेन जियांग ने अफसोस जताते हुए कहा, ये तो सिर्फ चेनवू महाद्वीप है और यह पहले से ही इतना बड़ा है, और इसके अलावा समुद्र के बाहर अन्य महाद्वीप भी हैं। यह अंत नहीं है। हम इस नश्वर दुनिया में हैं, जो सबसे निचले स्तर की दुनिया है, जिसे आमतौर पर नश्वर मार्शल दुनिया कहा जाता है। वहाँ लाखों लोग हैं, हर एक के पास अनगिनत मुख्य भूमियाँ हैं। बाई यूयू ने तिरस्कार से कहा, नश्वर मार्शल वर्ल्ड के ऊपर स्वर्गीय मार्शल वर्ल्ड है, जिसकी संख्या 2 दर्जन है। उस दुनिया के मार्शल कलाकार अमर अस्तित्व के समान हैं, उनकी शक्तियाँ कहीं अधिक प्रबल हैं। सू मेयाओ ने बाई यूयू के बाद आगे कहा। चेन जियांग ने मुंह भर लार निगल ली। उसे अचानक लगा जैसे वह इस विशाल दुनिया में रेत का एक कण हो। उसने अपना सिर हिलाया, वह नीचे नहीं जाना चाहता था। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में कुल 3000 मार्शल आंगन हैं। 330वें से 3000वें मार्शल आंगन बाहरी आंगन हैं। 16वें से 329वें मार्शल आंगन भीतरी आंगन हैं और 1 से 15वें मार्शल आंगन मुख्य शिष्यों के मार्शल आंगन हैं। ये एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की सबसे शक्तिशाली ताकत भी हैं। 3000वें मार्शल आंगन के ऊपर एक शून्य मार्शल आंगन है और वह वरिष्ठों का आंगन है, जिसमें हजारों साल पुराने बुजुर्गों का एक समूह रहता है। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डीन शून्य मार्शल आंगन के प्रमुख हैं। चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के परिचय को देखते रहे। अध्याय 0079 बाहरी मार्शल प्रांगण। अध्याय 79 बाहरी मार्शल प्रांगण। बाहरी संप्रदाय के शिष्य तो बहुत थे, लेकिन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की संख्या बहुत कम थी और मुख्य शिष्यों की संख्या तो और भी कम थी। इसके अलावा केवल 15 मुख्य शिष्य मार्शल प्रांगण थे। आमतौर पर सभी मुख्य शिष्य सच्चे मार्शल क्षेत्र से ऊपर थे। जब तक आपके पास पर्याप्त ताकत है, आप न केवल एल्डर कोर्टयार्ड में प्रवेश कर सकते हैं, बल्कि 0वें मार्शल कोर्टयार्ड के प्रमुख के पद पर भी बैठ सकते हैं। वह भी तभी जब आप डीन को हरा सकें। ये सुनकर चेन जियांग के मन में एक अजीब सा विचार आया कि उस 0वें मार्शल कोर्टयार्ड के प्रमुख का पद हासिल किया जाए। बेशक ये सिर्फ एक विचार था, क्योंकि यह जानना जरूरी था कि ये डीन स्तर के पात्र सैकड़ों सालों से जीवित थे और कुछ हद तक पुराने राक्षसों जैसे थे। ओथ मार्शल कोर्टयार्ड के प्रमुख का पद हासिल करना कहीं अधिक कठिन है, लेकिन एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड के प्रमुख का पद उतना कठिन नहीं होना चाहिए। सू मेयाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा। एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में डैंस के लिए जिम्मेदार संस्था थी। हालांकि यह केवल एक ही प्रांगण था, फिर भी इसे 8 छोटे प्रांगणों में विभाजित किया गया था, जहां सभी कीमियागर रहते थे। केवल एक दूसरे स्तर का कीमियागर ही चरमदान प्रांगण में प्रवेश कर सकता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्तर हैं। चेन जियांग ने एक सूची प्रकाशित की और देखा कि एक प्रथम स्तर के कीमियागर को 3 अलग अलग प्रकार के मध्य श्रेणी के नश्वर स्तर के दानों को परिष्कृत करने में सक्षम होना आवश्यक था। दूसरे स्तर के कीमियागर के लिए 3 प्रकार के उच्च श्रेणी के नश्वर स्तर के दान और एक निम्न श्रेणी के आत्मिक स्तर के दान को परिष्कृत करने में सक्षम होना आवश्यक था। तीसरे स्तर का कीमियागर बनने के लिए आवश्यकताएं ऊंची थीं और वास्तव में उसे 3 प्रकार के मध्य श्रेणी के आत्मिक स्तर के दान को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। फिलहाल चेन जियांग खुद केवल दूसरे दर्जे का कीमियागर था। 9वां स्तर किसी भी कीमियागर का सर्वोच्च पद था। उसके ऊपर महान दान गुरु, दान पूर्वज और फिर दान राजा थे। चेन जियांग को याद आया कि सू मेयाओ ने कहा था कि वह सिर्फ एक दान पूर्वज थी और वह स्वर्ग स्तर के दान को परिष्कृत करने में सक्षम थी। अंत में चेन जियांग ने एक बार फिर हथियारों को परिष्कृत करने के अगले पहलुओं पर ध्यान दिया। चरम मार्शल संप्रदाय में परिष्कृत करने वाले दुर्लभ थे और शायद ही कोई था। हालांकि चेनवू मुख्य भूमि का दिव्य शास्त्र स्वर्गीय साम्राज्य हथियारों को परिष्कृत करने के मामले में सबसे विकसित था, लेकिन रसायन विद्या में सबसे शक्तिशाली दानशियांग ताओयुआन था और मुख्य रूप से चरम मार्शल संप्रदाय की शक्ति प्रबल थी। लेंग युलान आइसविंड वैली गए, जहां केवल चरम यिन और यान की साधना होती थी और जहां शिष्यों की संख्या सबसे कम थी। फिर भी उनकी शक्ति कमजोर नहीं थी, क्योंकि उनकी सच्ची क्यूई बहुत चरम पर थी, इसलिए उनकी समग्र शक्ति प्रबल थी। यद्यपि 8 प्रमुख धर्मी संप्रदायों में चरम मार्शल संप्रदाय को सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन यदि चरम मार्शल संप्रदाय और अन्य संप्रदाय लड़े तो चरम मार्शल संप्रदाय बड़ी कीमत चुकाए बिना लड़ाई नहीं जीत पाएगा। मियो बहन, यूयो बहन, क्या मैं यहाँ एक ग्रैंडमास्टर अल्केमिस्ट बनाकर तुम्हारे लिए एक डैन को निखारने का कोई तरीका ढूंढूं? इस तरह तुम जल्द ही अपनी चोटों से उबर पाओगी। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं। क्या वे पवित्र स्तर दान को परिष्कृत करने में सक्षम है? बाई यूयू ने पूछा। पवित्र स्तर दान? चेन जियांग ने तो सुना भी नहीं था कि वे क्या कह रहे थे। देखना तो दूर की बात थी, क्या यहाँ कोई भी इसे परिष्कृत करने में सक्षम नहीं है? चेन जियांग ने पूछा। कम से कम मैंने जो सुना है उसके अनुसार उनके पास अस्थायी रूप से कोई नहीं है। पवित्र स्तर के दान की तो बात ही छोड़िए, स्वर्ग स्तर के दान को परिष्कृत करने वाले दुर्लभ हैं। सू मेयाओ ने आह भरते हुए कहा, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो, बशर्ते तुम अच्छी जड़ी बूटियां उगाओ और इकट्ठा करो, क्योंकि तुम्हारे पास ड्रैगन लार व्यायाम है।
चेन जियांग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे वास्तव में एक पवित्र स्तर के दान को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। यह अस्तित्व कितना उच्च स्तर का था। पहले आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करो, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद ही मैं एक संतोषजनक मार्शल कौशल सीख पाऊंगा, चेन जियांग ने कहा, क्योंकि बाहरी संप्रदाय के शिष्य ज्यादा से ज्यादा निम्न स्तरीय गहन मार्शल कौशल ही सीख सकते हैं, जबकि उच्च स्तरीय गहन और पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल सीखने के लिए आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की योग्यता की आवश्यकता होती है। हर साल के 10वें महीने में आंतरिक संप्रदाय का मूल्यांकन होता था, जो बस आने ही वाला था, और चेन जियांग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतने सटीक समय पर आएगा। चेन जियांग छत पर चढ़ गया और अपने आसपास की अनगिनत इमारतों को देखने लगा। गहरे क्षेत्र के सबसे भीतरी हिस्से में ताकतवर लोग भीतरी आंगन में बादलों की तरह जमा थे। चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को अपनी स्वतंत्रता का भरपूर आनंद मिलता था और संप्रदाय के शिष्यों को अनेक प्रकार के मार्शल कौशल प्रदान किए जाते थे। चरम मार्शल संप्रदाय ने शिष्यों को सिखाने के लिए कुछ अनुभवी और वृद्ध मार्शल कलाकारों की भी व्यवस्था की थी और उनके प्रशिक्षण में सहायता के लिए कई प्रकार के उपकरण भी उपलब्ध थे। साथ ही शिष्यों के लिए स्वरों की तुलना करने हेतु मार्शल मंच भी था। कभी कभी चरम मार्शल संप्रदाय अपने संप्रदाय के शिष्यों के लिए कुछ मिशनों की व्यवस्था करता था और ये मिशन चरम मार्शल प्रांत को खतरे से बचाते थे। चेन जियांग ने चरम मार्शल संप्रदाय की वर्दी पहन ली, जो एक धूसर रंग का लियोटार्ड था, जो ऐसी सामग्री से बना था जो साधारण आग की लपटों को भी झेल सकता था। साधारण तलवारें भी उसे भेद नहीं सकती थीं और यह शरीर पर कसकर फिट भी होती थी, जिससे लोगों को बहुत आराम मिलता था। इसका सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा प्रभाव भी था। चेन जियांग मार्शल प्रांगण के बीचों बीच पहुंचे, जहां बीच में एक छोटा सा चौकोर मंच था। चौकोर मंच के चारों ओर कुछ इमारतें थीं और इन इमारतों के अंदर शिष्यों को प्रशिक्षण देने के लिए उपकरण रखे हुए थे। नए मेहमान, मैंने सुना है कि तुम उस धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आए हो। लगता है तुम बहुत ताकतवर हो, और उस फैंग लियांग को कुछ ही सेकंड में हरा दिया। एक किशोर आया और प्रशंसा भरी नजरों से बोला। उन पिछली किताबों से चेन जियांग ने सीखा था कि चेनवू मुख्य भूमि एक त्रिभुज के आकार की है और धर्मनिरपेक्ष दुनिया उसके एक कोने में स्थित है। वह कोना एक विशाल पर्वत श्रृंखला के पार भी था, 8 प्रमुख प्रांतों से अलग थलग था, और वहाँ आत्मा क्यों ही कम थी, जिसके कारण वहाँ ज्यादा मजबूत विशेषज्ञ नहीं थे। चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, उस आदमी ने दुश्मन को बहुत कम आंका, इसीलिए वह बुरी तरह हार गया। किशोर हंसा और बोला, ये सच है, क्योंकि उस लड़के फैंग लियांग ने एक गुरु की पूजा की थी। वह घमंडी हो गया था। मैं उसे पहले ही सबक सिखाना चाहता था। इस किशोर का रंग सांवला था और वह चेन जियांग से एक सिर छोटा था। हालांकि वह बहुत ताकतवर नहीं दिखता था, फिर भी उससे ऐसा आभास होता था कि वह तेज, सक्षम और हृष्ट पुष्ट है। उसकी आंखें चिकनी और सौम्य मुस्कान से चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ निशान थे जो एक मजबूत व्यक्तित्व का एहसास दिला रहे थे। यू शियादाओ यू सियाओ डाओ, क्या आप सोच रहे हैं कि इस नए व्यक्ति को एक बार फिर धमकाएं या नहीं? दूर से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, चेन जियांग, आपके सामने खड़ा ये छोटा लड़का इस आंगन का सबसे मजबूत शिष्य है, लेकिन वह आंगन का मुखिया नहीं बनना चाहता और उसने अभी तक बूढ़े झांग को चुनौती नहीं दी है। यून शियादाओ ने अपनी नाक रगड़ी, तिरस्कार पूर्वक उस आदमी की ओर देखा और कहा, मैं बस उसके साथ सुरों की तुलना करना चाहता था। मार्शल कलाकार मूल रूप से अक्सर सुरों की तुलना करना चाहते हैं। इस चौक में बहुत से लोग थे और सभी के चेहरों पर संयमी और सौम्य मुस्कान थी, जिससे चेन जियांग को इस मार्शल प्रांगण में बहुत सामंजस्यपूर्ण महसूस हो रहा था। इसके अलावा उसने अन्य लोगों से ये भी सीखा कि वे सभी फैंग लियांग को बहुत परेशान करने वाला समझते थे। चेन जियांग अभी अभी आया था, इसीलिए इस मार्शल प्रांगण में लोगों ने साधना शुरू नहीं की, बल्कि चेन जियांग के साथ बातचीत की और उसे कुछ चीजों के बारे में बताया। चेन जियांग को उस समय बस इतना पता था कि यून शियादाओ 3 साल पहले यहाँ आया था और 3000वें मार्शल प्रांगण से लड़कर ऊपर आया था। वह बहुत शक्तिशाली था, नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर था और उसका एक प्रतिष्ठित मूल था। वह चरम मार्शल प्रांत के 4 कुलीन परिवारों में से एक यून परिवार का सदस्य था। इस समय यून शियादाओ अपनी आंखों में एक उत्सुक भाव के साथ चेन जियांग को देख रहा था और बोला, महान भाई चेन, यहाँ बूढ़े आदमी झांग को छोड़कर मैंने यहाँ सभी के साथ लड़ाई की है। आपको भी मेरे साथ एक राउंड लड़ना होगा, और चाहे आप जीतें या हारें, मैं आपको 5 सच्चे क्यूई दान दूंगा। ये कैसा लगता है? बूढ़ा आदमी झांग दे था, इस मार्शल कोर्टयार्ड का प्रमुख, लेकिन यहाँ के सभी मार्शल कलाकार उसे इसी नाम से बुलाते थे। चेन जियांग जानता था कि यून शियादाओ बहुत झगड़ालू है। इसके अलावा वह इस प्रांगण का सबसे मजबूत शिष्य था, यानी बाहरी संप्रदाय का सबसे मजबूत शिष्य। जियादाओ, आप नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर पर हैं, जबकि मैं नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर हूँ। अंतर बहुत बड़ा है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, और उसे आश्चर्य हुआ कि यह यून जियादाओ वास्तव में केवल 16 साल का था। चेनवू मुख्य भूमि के इस मार्शल जंगल के अंदर ही प्रतिभाएं वास्तव में उभरकर सामने आती थीं, और युवा और शक्तिशाली मार्शल कलाकार हर जगह पाए जा सकते थे। लेकिन तुम मुझसे 1 साल बड़े हो, इसलिए तुम्हें फायदा है। निश्चिंत रहो, मैं नरमी बरतूंगा, और चाहे तुम जीतो या हारो, मैं तुम्हें 5 सच्चे ची दान दूंगा। यून शियादाओ ने जोर देकर कहा।
वह चेन जियान को तब तक जाने नहीं देना चाहता था जब तक वह उससे लड़ न ले। अध्याय 0080 बाहरी आंगन प्रथम शिष्य। अध्याय 80 बाहरी आंगन प्रथम शिष्य। अन्य मार्शल कलाकारों की नज़र में 5 सच्चे क्यूई दान बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन चेन जियान को आधे घंटे का समय दें और वह उन्हें परिष्कृत कर सकता है। और वर्तमान में वह गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहता था, इसके बजाय वह आगामी इनसेक्ट असेसमेंट के लिए तैयारी करना चाहता था। युन शियादाओ ने इस बार एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, वाह भाई चेन, मेरी कई बहनें हैं, हर एक बहुत अच्छी है, इसलिए यदि आप और मैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो मैं उनका आपसे परिचय करा दूंगा। चेन जियान अपनी हंसी रोक नहीं सका। तुम बदमाश, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुमने अभी कहा था कि तुम उन्हें मुझसे मिलवाओगे, लेकिन बाद में मैं उनका पीछा नहीं कर पाऊंगा, है ना? युन शियादाओ ने अपनी जीभ बाहर निकाली। तुम्हें खुद पर इतना कम भरोसा क्यों है? मैंने सुना है कि तुम कीमियागिरी जानते हो। मेरी बहन की पहली पसंद कीमियागर है। तुम्हारे जैसा जवान, होशियार और सुंदर कीमियागर शायद ही कोई हो। अपनी माँ की चूत चोदो, तुम्हारी यह चापलूसी बुरी नहीं है। मैं अनिच्छा से तुम्हारे साथ एक राउंड लड़ूंगा, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जहां तक तुम्हारी बहनों की बात है उसे दूसरों के लिए छोड़ दो, मेरी पहले से ही एक मंगेतर है। चेन जियांग को युन शियादाओ से वादा करते देख दूसरे मार्शल आर्टिस्ट भी खुश हो गए, क्योंकि वे भी चेन जियांग की ताकत देखना चाहते थे। दूसरे युद्धों को देखकर और उनका अनुकरण करके वे खुद भी कुछ अनुभव सीख सकते थे। युन शियादाओ भी बहुत खुश हुआ, एक बच्चे की तरह। उसने बड़ी आसानी से 5 सच्चे क्यूई दान निकाले और चेन जियांग को दे दिए। वह युन परिवार का सदस्य था और साथ ही वह प्रतिभाशाली भी था, इसलिए दान के मामले में उसमें कोई कमी नहीं थी। महान भाई चेन, सच कहूं तो अगर मैं अपनी बहनों को भी आपसे मिलवा दूं तो भी वे आपको पसंद नहीं करेगी। इन महिलाओं का स्तर ऊंचा हो सकता है। युन शियादाओ ने चौकोर किनारे बैठे शिष्यों की ओर एक नजर डाली और उन शिष्यों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दिया। जाहिर है कि युन शियादाओ ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। इस बार झांग ने जल्दी से दौड़कर आया और मुस्कुराते हुए बोला, आप और एक नए खिलाड़ी के बीच प्रतियोगिता हो रही है, मेरे बिना ये कैसे हो सकती है? मैं इसकी अध्यक्षता करूंगा और नियत समय पर आपको तुरंत रोक दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता में कोई घायल हो। चेन जियांग और युन शियादाओ चौक के बीचों बीच गए, जहां फर्श एक तरह की बहुत मजबूत ईंटों से बना था। इन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए कोई भी निडर होकर अंत तक लड़ सकता था। शियादाओ, क्या तुम आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन में भाग लेने जा रहे हो? चेन जियांग ने पूछा। मैंने 3 बार भाग लिया है, लेकिन हर बार दूसरे दौर में मैं असफल रहा। मैंने इस वर्ष नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में प्रवेश किया है, इसलिए इस वर्ष मैं आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकूंगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसे युन शियादाओ से एक अजीबोगरीब मार्शल आर्टिस्ट ट्रू क्यूई का एहसास हुआ। इस तरह की ट्रू क्यूई लोगों को एक तरह का डर पैदा करती थी। हालांकि युन शियादाओ के शरीर के अंदर यह बहुत ही शांत थी। यह अग्नि और बिजली की वास्तविक ऊर्जा होनी चाहिए। उसके शरीर में उत्परिवर्तित अग्नि बिजली नस होनी चाहिए, सु मियाओ ने कहा। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट 3000 मार्शल प्रांगण 100,000 शिष्य। यहाँ आने वाले लोग काफी ताकतवर होने चाहिए। यहाँ आने के बाद चेन जियांग कई युवा और शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट से मिला और उसके सामने मॉर्टल मार्शल दायरे के 10वें स्तर का 16 वर्षीय किशोर था। ये बाहरी सेक्ट का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। सावधान रहो, अग्नि बिजली श्रृंखला। युन शियादाओ ने जोर से चिल्लाया और उसकी हथेली से अचानक एक धधकती लाल रंग की बिजली निकली, जो भयानक गर्म ऊर्जा से भरपूर थी और चेन जियांग के शरीर से टकराए। जैसे ही यह अग्नि विद्युत चेन जियांग के शरीर को छुई, उसने तुरंत ही चेन जियांग को एक बहुत ही मजबूत जंजीर की तरह बांध दिया, जिससे चेन जियांग हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। हे महान भाई चेन, तुम हार गए, युन शियादाओ हंसते हुए बोला, और तभी उसकी दोनों मुठियां एक बार फिर उस भयानक अग्नि बिजली ऊर्जा से भर उठीं। हालांकि चेन शियांग और युन शियादाओ के बीच 3 झांग की दूरी थी, लेकिन चेन शियांग उस शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था और यहाँ तक कि जमीन भी थोड़ी कांप उठी। नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर सच्ची क्यूई का पुनः संपीड़न हुआ। इस संपीड़न के बाद सच्ची क्यूई की गुणवत्ता भी बढ़ गई और नश्वर मार्शल क्षेत्र के पिछले 9वें स्तर की तुलना में उनकी सच्ची क्यूई गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से दोगुनी हो गई। लेकिन युन शियादाओ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, वरना ये और भी भयावह होता। इस समय चेन जियांग अपनी सच्ची ची का प्रयोग करके खुद को बांधे हुए ची आभा श्रृंखला से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। जब अग्नि विद्युत श्रृंखला उसे बांध रही थी, तब उसमें से बिजली और झुलसा देने वाली लपटें भी निकल रही थीं, जो उसके शरीर में प्रवेश कर रही थीं। अगर वह ताई ची दिव्य व्यायाम का उपयोग करके उन्हें परिष्कृत न करता तो उसे निश्चित रूप से थोड़ी पीड़ा होती। युन शियादाओ झपट्टा मारकर आगे बढ़ा और दोनों मुठियां चेन शियांग की छाती की ओर बढ़ाईं। जब मुंह के उसके सीने तक पहुंचने ही वाले थे, चेन शियांग ने गुस्से से अपना मुंह खोला और एक भयंकर दहाड़ गूंज उठी। चेन शियांग के मुंह से अचानक नीले रंग की ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत निकला, जिसमें भयानक बिजली थी और एक विशाल गति उत्पन्न हुई जो युन शियादाओ की ओर बढ़ी और उसे जा लगी। अचानक हुए इस हमले से युन शियादाओ लगभग 10 झांक दूर उड़ गया। इससे युन शियादाओ भ्रमित हो गया और उसके बाल बिखर गए। चेन जियांग ने अपना सिर नीचे किया और चिल्लाया। तभी उसने देखा कि उसे बांधने वाली अग्नि बिजली की जंजीर अचानक फट गई, जिससे क्यूई की लहरें उत्पन्न हुईं जो सभी दिशाओं में फैल गईं। वाह भाई चेन, तुम तो बहुत चालाक हो और असल में ऐसी चालें भी जानते हो।
यूं शियादाओ के चेहरे पर नाराजगी थी, हालांकि वह मन ही मन खुश भी था क्योंकि चेन जियांग अचानक नहीं हारा था। आसपास खड़े लोग भी चुपके से चौंक गए। चेन जियांग का ऐसा मार्शल आर्ट होना उनके लिए भी एक आश्चर्य की बात थी। मुंह से असली क्यूई निकल सकती थी, यह वाकई एक बहुत ही संदिग्ध मार्शल आर्ट था। चेन जियांग की सच्ची क्यूई की गुणवत्ता संपीड़ित होने के परिणामस्वरूप नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर पर उनसे बदतर नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अगर चेन जियांग ने एजियो ड्रैगन और वर्मिलियन बाद सच्ची क्यूई को फ्यूज नहीं किया होता तो उसके लिए फायर लाइटनिंग चेन से छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल था। शियादाओ, मैं अब तुम पर हमला करूंगा। चेन जियांग ने अपनी दोनों मुठ्ठियां कस लीं और नीला ड्रैगन बिजली सच्चा क्यूई उसकी मुठ्ठियों से बाहर निकल आया और एक बार फिर उसी समय झुलसा देने वाला सिंदूर पक्षी लाल आग सच्चा क्यूई बाहर निकल आया। इस समय चेन जियांग ने भी फायर लाइटनिंग ट्रूची का प्रयोग किया था। ये द्वंद्व वास्तव में अग्नि बिजली की सच्ची शक्ति का द्वंद्व साबित हुआ और वहां खड़े सभी लोग इसे देखकर तुरंत उत्साहित हो गए क्योंकि ये देखने लायक था। उन्हें ये थोड़ा असामान्य भी लगा क्योंकि उन्हें पता था कि चेन जियांग के पास अग्नि आध्यात्मिक नस है, लेकिन फिर भी वह बिजली की सच्ची शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम था। चेन जियांग ने एक कदम बढ़ाया और यून शियादाओ के सामने आकर बोला, सावधान रहो, स्वर्गीय बाघ तूफान हत्यारा मुक्का। बोलना खत्म करते ही बाघ के सिर जैसी आकृतियां लिए हुए अनगिनत मुठ्ठियां फट पड़ीं, एक के बाद एक, आभा क्यू पर दबाव डालते हुए, तेज गति से हवा में चीरती हुई और जमीन को हिलाती हुई। बिजली की बौछार की तरह ये मुठ्ठियां पलक झपकते ही यून जियादाओ की ओर तेजी से दौड़ीं। चेन जियांग ने 100 बार मुक्के मारे और हर मुट्ठी में इतनी ताकत थी कि एक छोटे से पहाड़ को भी ध्वस्त कर सकती थी। अच्छे दोस्तों, मार्शल कोर्टयार्ड का ये द्वितीय रैंक अब तुम्हारा है, यून शियादाओ ने दांत पीसते हुए कहा, अपनी हथेली में भरी हुई ची आभा को लगातार हिलाते हुए। वह वास्तव में चेन जियांग की मुट्ठी की गति का मुकाबला करने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास अनगिनत हथेलियां हों, फिर भी वह चेन जियांग की उस भयंकर तूफानी मुट्ठी के प्रभाव को झेल रहा था। मुझे पहले चाहिए, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा और व्यर्थ चिल्लाया, सफेद बाघ दिव्य मुट्ठी। एक श्वेत बाघ दिव्य मुट्ठी को मुक्का मारते हुए अचानक एक वध क्यूई ने इस मार्शल प्रांगण के केंद्र को घेर लिया और हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी दौड़ गई क्योंकि वे एक तरह के अकथनीय भय में गिर गए, केवल ये देखने के लिए कि चेन जियांग की दोनों मुठ्ठियां अचानक बढ़ती हुई स्लॉटर क्यूई के साथ दो बाघों के सिरों में बदल गईं और हर बार जब वह मुट्ठी मारता तो ऐसा लगता था जैसे स्लॉटर क्यूई के साथ एक क्रूर राक्षसी सफेद बाघ टकराया हो जिससे लोग डर जाते थे। बादल हथेली, यून शियादाओ का रंग सख्त हो गया। हथेलियां एक दूसरे को पार कर गईं और उसकी दोनों हथेलियों से एक अग्नि बिजली क्यूई आभा फूट पड़ी। यह एक दूसरे को पार करती हुई दो विशाल हथेलियों में बदल गई और यून शियादाओ के सामने रक्षा कर रही थी। चेन जियांग की श्वेत बाघ की दिव्य मुट्ठी उन विशाल पार की हुई हथेलियों पर लगी और एक के बाद एक बूम की आवाज निकली। नीचे की जमीन भी जोर से कांप उठी, जिससे एक के बाद एक तूफान उठने लगे जो चारों ओर फैल गए। इस समय चेन जियांग का युद्ध का इरादा बढ़ रहा था क्योंकि वह शायद ही कभी किसी ताकतवर प्रतिद्वंद्वी से भिड़ता था। एक छलांग के साथ हवा में ऊंचा उठते हुए उसकी हथेली नीचे की ओर झुकी और एक धमाकेदार चीख गूंजी। अचानक एक विशाल अग्निमय तार प्रकट हुआ, लगभग 20 झांक बड़ा और जोर से नीचे दबा रहा था। संपादक का नोट, युद्ध की मंशा को बदलकर लड़ाई की मंशा कर दिया गया है। हम भविष्य और अतीत में युद्ध की मंशा के सभी उपयोगों को लड़ाई की मंशा से बदल देंगे। ये चेन जियांग की जानलेवा चाल थी। इसका उद्देश्य केवल एक विशेषता वाले सच्चे क्यूई को पूरी तरह से मुक्त करना था। उसे क्यूई आभा में बदलना था जिससे भारी क्षति हो सकती थी और इसकी सीमा भी बहुत व्यापक थी।